चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अब अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल यानी क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल यानी समझना। अब किसको? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि टू डायमेंशनल यानी सबको पता है कि जो 2D होता है, सिंपल जिसको बोलते हैं, जैसे ये बोर्ड हो गया, ठीक है, उसको बोलते हैं टू डायमेंशनल पॉलीगॉन विच 4 स्ट्रेट साइड 4 वर्टेक्स एंड 4 एंगल्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। मतलब ऐसा एक शेप्स जिसके 4 साइड हो, 4 एंगल हो और 4 वर्टेक्स हो, मतलब 4 कोने हो। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ट्रेपेजियम हो गया, कोई भी आप एग्जांपल ले लो, जैसे कि बोर्ड हो गया, ये बोर्ड भी देखो इसके 4 साइड है, ठीक है, 4 वर्टेक्स है, 4 एंगल है, मतलब ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। अब फॉर एग्जांपल स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारे क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आते हैं। मतलब ये सब जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, मतलब क्वाड्रिलेटरल के ये सारे एक पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा बोला कि टू डायमेंशनल पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? देखो, पॉलीगॉन अ सिंपल क्लोज्ड, पॉलीगॉन यानी क्या होता है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व्ड एंड मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। मतलब कि कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, कहीं से ऐसा ओपन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो ओपन हो गया ना ही ऐसा होना चाहिए, ये पूरा क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, प्लस कैसा होना चाहिए? कर्व। अब बच्चों, कर्व यानी ये वाला कर्व नहीं, कर्व यानी सिंपल कहने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं से मुड़ा हुआ होना चाहिए, वर्टेक्स बनना चाहिए, कोना बनना चाहिए, उसको यहाँ पे सिंपल बोला है कर्व। और बोला है मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट पता है कैसा होता है? सीधा, उससे बनता होना चाहिए। अगर सिंपल आपको अगर कर्व देखो, लाइन सेगमेंट में कर्व कैसा होता है? ऐसा, दो लाइनें जहां पे जॉइंट होती है उसको बोलते हैं कर्व। अगर दूसरा आप ये कर्व समझ रहे हो, तो लाइन सेगमेंट से नहीं बनाया ना, तो ऐसे सिंपल कर्व होना चाहिए, कहने का मतलब वर्टेक्स बनना चाहिए, ठीक है। तो क्लोज होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। ये हमारा एक पॉलीगॉन, ये हो गया, फिर रेक्टेंगल हो गया, कोई भी शेप्स ले लो, ये भी सारे क्या है? ये भी पॉलीगॉन है, ये भी क्या है? पॉलीगॉन है। क्यों? क्लोज है, लाइन सेगमेंट से बना है, और कर्व्ड भी है, सब कोने भी बन रहे हैं ना, कोई भी कैसा भी, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सब क्या है? ये सब पॉलीगॉन है। क्लियर? ओके। अब उसमें आते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स यानी क्या होता है? अच्छा, जिसको याद नहीं रहता है यहाँ पे देखो, कि कॉनकेव को याद रखो। केव यानी क्या होता है बच्चों? केव यानी होता है गुफा यानी क्या होता है? कि कहीं से भी ऐसे अंदर की साइड, ये क्या है? ये अंदर की साइड है ना, जो अंदर की साइड होता है उसको हम केव बोलते हैं। तो जितने भी पॉलीगॉन होंगे ये अंदर की साइड, ऐसे अंदर की साइड जा रहे होंगे, उन सबको बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। पॉलीगॉन तो मैंने अभी बताया क्या होना चाहिए? लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए और सिंपल कर्व होना चाहिए। अब कॉनकेव यानी इससे अंदर की साइड मुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और उसका जस्ट ऑपोजिट कॉन्वेक्स यानी क्या होता है? ये बाहर की साइड होना चाहिए, ऐसे बाहर की साइड, कहीं से अंदर की साइड नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। जैसे कि इसमें रेक्टेंगल आ गया, ट्रेपेजियम आ गया, हेक्सागोन आ गया, पॉलीगॉन, पैरेललोग्राम आ गया, ये सब क्या है? ये सब कॉन्वेक्स है, ठीक है। और ये बोर्ड भी क्या है? कॉन्वेक्स है। क्या कहीं से आपको अंदर मुड़ा हुआ दिख रहा है? कोई वर्टेक्स उसका अंदर है, कोई साइड उसके अंदर है? नहीं, तो ये भी क्या है? ये भी एक कॉन्वेक्स है, ठीक है। चलो, अब पॉलीगॉन के दो टाइप होते हैं मेजर, एक रेगुलर पॉलीगॉन और एक इररेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर यानी क्या होता है? कि सभी साइड उसकी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सभी साइड इक्वल होनी चाहिए, सभी एंगल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, पॉलीगॉन कभी भी मिनिमम 2 साइड से ही 3 साइड उसको कम से कम चाहिए। अगर मैं 2 लाइन ऐसे बना लो तो क्या पॉलीगॉन होगा? क्या ये क्लोज होगा? नहीं होगा। मतलब कम से कम आपको 3 लाइन चाहिए एक पॉलीगॉन को बनाने के लिए। कम से कम कितनी चाहिए? 3। अगर 3 से कम लाइन होगी तो पॉलीगॉन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर देखो ऐसे खींच लोगे तो भी आपको यहाँ से क्लोज नहीं है, मान लो चलो आपने ऐसे खींच लिया तो भी ये क्लोज नहीं है, बट हमें मिनिमम 3 लाइन तो चाहिए उसको पॉलीगॉन फॉर्म करने। कम से कम 3 लाइन चाहिए हमें, मिनिमम 3 लाइन चाहिए हमें एक पॉलीगॉन बनाने के लिए। तो 3 लाइन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शेप्स होता है क्या? ट्राइंगल। और ट्राइंगल में देखो बहुत सारे अलग अलग ट्राइंगल होते हैं, जैसे कि स्केलेन ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। किसके? तीनों 3 साइड सेम होते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल के। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या है? एक रेगुलर पॉलीगॉन है। क्यों? उसकी सारी साइड सेम होती है, सारे एंगल सेम होते हैं, ठीक है। अब एक साइड उसमें बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर बन जाएगा। अब स्क्वायर भी क्या है? सारे साइड इक्वल होती है, सारे एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब रेक्टेंगल नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा? रेक्टेंगल एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। क्यों? इसकी ये तो साइड सेम होती है, ये तो अलग होती है ना, ये तो आपस में इक्वल होती है, बट सारी सेम नहीं होती। रेगुलर यानी सारा इक्वल होना चाहिए। जो ये मैंने लाइन खींची ना, इसका मतलब ये होता है कि इक्वलिटी। ओके। उसके बाद एक साइड बढ़ा दो तो होता है पेंटागन, उसकी भी सारी साइड क्या होती है? सेम होती है। 6 साइड वाला होता है हेक्सागन, उसकी भी सारी क्या होती है? सेम होती है। अब इसके आगे जाओगे तो आप आएगा 7 साइड को क्या बोलते हैं? हेप्टागन, 8 को बोलते हैं ऑक्टागन, और 9 जो इक्वल साइड होती है उसको बोलते हैं नैनोगन,
और 10 जिसका होता है उसको बोलते हैं डेकागोन। ठीक है, तो ये सारे शेप्स के नाम है, रेगुलर पॉलीगॉन के नाम है। अब इरेगुलर पॉलीगॉन यानी कैसा भी पॉलीगॉन होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, कोई भी शेप चलेगा। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, मैंने अभी एग्जांपल दिया, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, फिर ट्रायंगल हो गया, कोई भी मतलब लाइन सेगमेंट से बना हुआ, ये बोर्ड हो गया, विंडो हो गई, डोर हो गए। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब इरेगुलर पॉलीगॉन है। क्लियर, पॉलीगॉन में समझ आया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक्सरसाइज 3.1, आपको सिंपल इसमें ये बताना है कि सिंपल कर्व बताना है, सिंपल क्लोज कर्व बताना है, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन। अब देखो सिंपल, पहले बोला सिंपल कर्व, सिंपल कर्व यानी जो कर्व होना चाहिए कैसे भी करें। देखो ये कर्व है सिंपल, यस, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट वन। सेकंड वन सिंपल कर्व है, हाँ है, मुड़ा हुआ है, ओके। थर्ड सिंपल नहीं है, देखो कर्व के अंदर कर्व है। यहाँ पे क्या पूछा है आपको, यहाँ पे आपको पूछा है सिंपल कर्व होना चाहिए, तो ये तो सिंपल कर्व नहीं है, ये भी सिंपल कर्व नहीं है। नेक्स्ट ये सिंपल कर्व है, कहने का मतलब जो एक ही लाइन से कर्व होना चाहिए, एक ही साइड से कर्व होना चाहिए, तो डबल साइड है, फिर ये अंदर क्रॉस हो रहा है, वो सब नहीं है। ठीक है, चलो 6 में भी सिंगल लाइन से कर्व हो रहा है, 7 में भी एक ही लाइन से कर्व है, 8 में नहीं है, सिंपल कर्व नहीं है, देखो सर्कल बन रहा है, बाद में लाइन बन रही है। तो ये 1 2 5 6 और 7 ये सारे क्या है, सिंपल कर्व। अब इसमें बोला है सिंपल कर्व होना चाहिए, इसी में से आपको क्लोज भी ढूंढना है, इसी में से आपको क्लोज ढूंढना है। देखो सिंपल कर्व, अब खाली यहाँ पे ऐड क्या हुआ, क्लोज, मतलब इसी में से आपका आंसर आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। देखो 1 क्लोज है, यस आएगा, सेकंड क्लोज है, यस, थर्ड है नहीं इसमें, फोर्थ है नहीं इसमें, 5 क्लोज है, यस सिंपल क्लोज है, 6 क्लोज है, 7, देखो 7 भी सभी साइड से क्लोज है ना, ये पार्ट नहीं, देखो कहीं पे गैप है नहीं है, तो ये भी आएगा। वो तो इसी में नहीं आ रहा है, तो इसमें भी नहीं आएगा। अब पॉलीगॉन की बात की, पॉलीगॉन यानी 3 चीजें याद रखने की, सबसे पहले तो क्लोज होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए, और लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए। देखो पहला क्लोज है, यस है, कर्व्ड है, मुड़ा हुआ है, यस, और लाइन सेगमेंट से बना है, यानी ये फर्स्ट बनाएगा। सेकंड लाइन सेगमेंट से बना है, यस, कर्व्ड है, ओके, और क्लोज भी है, तो ये भी आएगा। ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, ये लाइन सेगमेंट से बना है, कर्व्ड भी है, लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज भी है, बट ये देखो कर्व नहीं है। क्यों कर्व नहीं है, ये जो क्रॉस हो रहा है वो नहीं चलेगा, सिंपल कर्व होना चाहिए। वहां पे डेफिनेशन में क्या था, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ विद लाइन सेगमेंट्स, तो यहाँ पे ये सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। फिर लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, देखो ये कर्व है, यहाँ पे ऐसा कर्व नहीं चलेगा, हमें लाइन सेगमेंट से ही होना चाहिए, ये भी नहीं चलेगा। सर्कल लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, ये भी सर्कल लाइन सेगमेंट से, तो खाली पॉलीगॉन में कौन सा आएगा, 1 और 2। उसमें आपको बोला है, अब इसमें ऐसा बोला कि पॉलीगॉन ही बट कॉन्वेक्स, तो ध्यान से देखो, वापस ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पे पॉलीगॉन ढूंढना है ना, तो उसी में से आपको एक कॉन्वेक्स बताना है। तो पॉलीगॉन कौन से पहले और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड ही पॉलीगॉन, उसमें से आपको बताना है कॉन्वेक्स। अब याद करो, पहले तो देखो अगर कंफ्यूजन होता है तो कॉनकेव याद रखो, केव यानी जो अंदर के साइड कौन है, ये वाला, और ये क्या है, ये कहीं से अंदर है नहीं, ये सबसे क्या है, चारों साइड से बाहर की साइड है, तो ये आएगा कॉन्वेक्स में, और जो अंदर के साइड है वो आएगा आपका कॉनकेव। ठीक, चलो अब क्वेश्चन 2 में आपको क्या किया, आपको साइड्स गिवन है कि इतनी साइड्स, आपको उस रेगुलर पॉलीगॉन का नाम बताना है। रेगुलर पॉलीगॉन यानी जिसके सारे एंगल, जिसके सारी साइड ये सब सिमिलर और सेम हो। अब यहाँ पे 3 साइड, देखो 3 साइड से तो सबसे पहले तो क्या बनता है वो आप पॉलीगॉन बताओ, बाद में हम रेगुलर देखेंगे। पॉलीगॉन यानी 3 साइड से कौन सा बनता है, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में सब साइड किसकी इक्वल होती है, यस, इक्विलेटरल की। ट्राइंगल, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपको क्या बोला है कि जिसकी 4 साइड हो, 4 साइड यानी स्क्वायर होता है, और स्क्वायर की सारी साइड कैसी होती है, सिमिलर होता है। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, डायग्राम चाहिए तो डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये स्क्वायर होता है, 6 साइड सेम होती है, उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोन। उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोन, जो कुछ ऐसा दिखता है, जिसकी ये सारी साइड भी क्या होती है, सेम होती है। क्लियर, यहाँ पे ध्यान, प्रॉपर्टी इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये सब नहीं आएगा तो पूरा चैप्टर, जो मेन एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, वो भी नहीं आएंगी। अब ऐसा जब भी शेप्स दिखेगा उसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। उसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम में क्या होता है कि जो ये सामने वाली साइड होती है वो सेम होती है, मतलब 1 पेयर ऑफ लाइंस
आर इक्वल। उसमें क्या होता है, हमेशा एक ट्रेपेजियम में जो ऑपोजिट साइड मतलब एक पैर होगी लाइन की, वो ऑपोजिट लाइन क्या होंगी, हमेशा पैरेलल होगी। पैरेलल यानी पता है ना, जो कभी मीट नहीं करती है, सेम डिस्टेंस पे चलती रहती है, उसको बोलते हैं पैरेलल। तो ये जो लाइन होगी ट्रेपेजियम की, ये हमेशा पैरेलल होगी एक दूसरे से। क्लियर? चलो, उसमें एक ही प्रॉपर्टी है बस। अब उसके आगे आता है कौन? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सेम रेक्टेंगल जैसा ही होता है, बट उसको ऊपर से क्या करें, यहाँ से आप एक बॉक्स को मान लो यहाँ से चिपका दिया हो और पुश कर दो तो कैसे टेढ़ा हो जाता है, सेम वैसे ही। ना ही उसके साइड में फर्क आता है, खाली उसके क्या होता है, एंगल चेंज होता है। तो ये उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में जैसे इसमें वन पेयर ऑफ लाइंस आर इक्वल, इधर पैरेलल आएगा, पैरेलल, ठीक है, इक्वल नहीं होगी, पैरेलल होगी। सेम पैरेललोग्राम में क्या होगा, इसमें टू पेयर ऑफ, कितनी, टू पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल। इसमें पैरेलल भी होगी, देखो टू पेयर मतलब ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी, प्लस एंड इक्वल, और क्या होगी, इक्वल भी होगी। ध्यान देना, ये जितनी होगी सेम उतनी होगी, ये वाले भी और ये वाले भी। मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना इस पूरे चैप्टर में। ये चैप्टर मेन इसके ऊपर ही है, पैरेललोग्राम के ऊपर। तो प्रॉपर्टीज की याद रखना कि टू पेयर ऑफ लाइन मतलब ये वाली इससे पैरेलल होगी, ये वाली इससे पैरेलल होगी। दूसरा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या होता है कि जिस इसके ऑपोजिट सामने वाला, ये जो सामने वाले एंगल होंगे वो हमेशा इसमें इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात आती है इसके डायगोनल पे। डायगोनल, अब इसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, क्यों? देखो ये छोटा डायगोनल है, ये ज्यादा दूर साइड है तो ये बड़ा होगा, तो इसके जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होंगे। बट जो इसके डायगोनल कट हो रहे हैं, यहां से जो कट हो रहा है ना, ये सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 है तो ये भी इसका आधा पार्ट 5 होगा। मान लो ये 7 है तो ये भी इसका 7 होगा। मतलब ये दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, मतलब ये डायगोनल हमेशा हाफ बीच में से कट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब हमेशा डायगोनल कैसे होंगे, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है 2 और सेक्ट का मतलब पार्ट करना, इक्वली उसको डिवाइड करना। इस डायगोनल और ये डायगोनल जब कट ये एक्स बनेगा तो ये इक्वल पार्ट में ब्रेक होंगे, इक्वल पार्ट में टूटेंगे। समझ में आ रहा है? अभी एग्जांपल दिया, ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। मान लो ये पूरा 20 है पूरा, ठीक है, यहां से लेके यहां तक 20 है, एक डायगोनल इसका कट करके जा रहा है तो कितने, 10 इक्वल पार्ट में कट होंगे। क्लियर? चलो, अब इसके ऊपर आता है रोम्बस। ये सारी प्रॉपर्टी इसमें लगती है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, टू पेयर्स ऑफ लाइंस आर पैरेलल। अब इसमें सारी साइड सेम होगी और डायगोनल्स। अब बात करते हैं डायगोनल्स की। सेम उसी तरह इसमें भी डायगोनल्स क्या होंगे, सेम नहीं होंगे, बट ये जो टूटेंगे वो इक्वल बीच में से कट होगा। प्लस ये देखो इसमें क्या लिखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। मतलब हमेशा यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। समझ आया? इसमें नहीं बनेगा, बट इसमें याद रखना। देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो उतने प्रॉपर्टी बढ़ते जा रही है। पहले इसमें ट्रेपेजियम में क्या था, 2 लाइन पैरेलल थी। जैसे ही पैरेललोग्राम में आए 2 नहीं, अब कितने, 4 साइड, मतलब 2 पेयर्स ऑफ लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। पैरेलल और इक्वल थी। दूसरा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, जो लाइन पैरेलल होगी वो इक्वल भी होगी। दूसरा, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, मतलब बीच में से एक दूसरे को कट करेंगे इक्वल पार्ट में। सेम इसमें ये सारी प्रॉपर्टी इसमें लगती है। और टू पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, और उसमें क्या था, 2 लाइन पैरेलल थी और 2 इक्वल भी थी। इसमें क्या, पैरेलल भी होगी 2 और सारी साइड क्या होगी, सेम होगी। प्लस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर। बाइसेक्टर तो है बट इसमें एक और बढ़ गई, क्या हो गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ पे हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा, याद रखना। किसके डायगोनल्स में, रोम्बस के। रोम्बस जो किससे बना है, स्क्वायर से बना है, ठीक है। ये समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब रेक्टेंगल, ये तो सभी को पता है, ये रेक्टेंगल पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें भी सेम ये सारी प्रॉपर्टी लगेगी। क्या लगेगी, 2 पेयर। इसमें भी क्या होंगे, 2 पेयर ऑफ लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। बट यहाँ पे खाली डिफरेंस इतना है कि ये इक्वल होते थे ना, यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब जैसे कि ये रेक्टेंगल से बना था, ये किससे बना है, स्क्वायर से। सेम स्क्वायर को ऊपर से थोड़ा पुश कर दो तो ये सेम स्क्वायर में सेम होती है, इसकी भी सारी साइड क्या होगी, सेम होंगी। 2 पैरेलल लाइन, 2 पेयर ऑफ लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होगी। दूसरा,
रेक्टेंगल में भी क्या होगा, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम किससे बना है, रेक्टेंगल से। तो ये सारी तो इसमें आएगी प्रॉपर्टी, जैसे कि टू पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वल। दूसरा ऑल एंगल्स आर, इसमें कैसे थे, ऑपोजिट, बट इसमें कैसे होंगे, सारे इक्वल होंगे। कितने के होंगे, 90 डिग्री के। इसमें डायगोनल्स आर इक्वल। अब उसमें क्या था, डायगोनल छोटे बड़े थे, इसमें डायगोनल्स पूरे डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, प्लस डायगोनल्स आर बाइसेक्ट। मतलब बाइसेक्ट का मतलब ये सेम होंगे और ये दोनों सेम होंगे, उसी की तरह कट। खाली डिफरेंस इसमें क्या है, ये एक बढ़ गया है, डायगोनल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। स्क्वायर में भी सेम, टू पैरेलल ऑफ लाइंस, टू पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। अब इसमें क्या होंगे, सारे एंगल और सारी साइड सेम होंगे। एंगल कितने होंगे, 90 के, और सभी साइड क्या होगी, इक्वल होगी। डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। डायगोनल मतलब यहाँ से पूरे डायगोनल इक्वल होंगे, प्लस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ये कट तो होंगे इक्वल पार्ट में, बट कैसे कट होंगे, 90 डिग्री पे। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, सारे के बीच में 90 डिग्री फॉर्म होगा। ओके, अब ये सारे स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारी प्रॉपर्टी आती है, ये सारी प्रॉपर्टी आती है। ट्रू फॉल्स में आपको पूछेंगे कि क्या स्क्वायर ये हो सकता है, यस, ठीक है। ट्रेपेजियम में 2 ही आती है, ये सब इसमें 3 आती है, इसमें एक बढ़ जाती है परपेंडिकुलर वाला, और ऑल साइड बढ़ जाता है। इसमें उससे ज्यादा डायगोनल क्या होता है, इक्वल होते हैं, एक नया आता है। और स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती है, एंगल इक्वल होता है, डायगोनल्स इक्वल होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, क्या ट्रेपेजियम की जगह स्क्वायर ले सकता है, यस, ये उसकी जगह आ सकता है। क्यों, ट्रेपेजियम के लिए हमें क्या चाहिए, 2 लाइन पैरेलल चाहिए, स्क्वायर के पास है, यस, तो उसकी जगह कौन स्क्वायर ले सकता है, ठीक है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या 3 प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, टू लाइंस आर पैरेलल, टू पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। क्या इसकी जगह स्क्वायर ले सकता है? अगर मेरे को एक पैरेललोग्राम की जगह रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करें, चलो मान लेते हैं पैरेललोग्राम होने के लिए क्या क्या चाहिए, ये सारे चीजें चाहिए। क्या स्क्वायर के पास है, क्या स्क्वायर के पास है ये सारी चीजें, यस है, तो ये उसकी जगह आ सकता है। रोम्बस, रोम्बस की जगह स्क्वायर आ सकता है, यस आ सकता है, इसकी जगह ये भी आ सकता है, बट ये सारे स्क्वायर की जगह नहीं ले सकते। ध्यान रखना, ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है, ये सारे यहां तक, इन सब की जगह कौन स्क्वायर ले सकता है। क्यों, ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। ये सारी ऐसे बोल सकते हैं कि ये सारी जो खूबियां है, ठीक है, वो सब किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर है। बट इन सब के अंदर स्क्वायर जितनी पावर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर के साथ स्क्वायर के पास बहुत सारी खूबियां है, वो सब इनके पास नहीं है, ठीक है। चलो, एक अलग सबसे वो आता है कौन सा, काइट, इन सबसे अलग। मैंने बोला था जैसे जैसे बढ़ते जाओगे प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, इसमें 1 3 4 5 और सबसे ज्यादा इसमें। अब काइट सबसे अलग है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस हो गया, इसको आप सीरीज मान सकते हो, इसके 2 3 4 लाइन से, बट ये अलग होता है। देखो काइट में क्या होता है, खाली यही दोनों, 1 पेयर ऑफ एंगल, 1 ऐसा बोल सकते हैं कि opposite angles are equal, opposite angle are equal, और वो भी खाली कौन सा, 1 पेयर, कौन सी, 1 पेयर, ठीक है। ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, बट कौन से, ये साइड वाले, जैसे कि। और दूसरा एडजेसेंट, एडजेसेंट किसको बोलते हैं, एडजेसेंट यानी बाजू वाला, ठीक है। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल यानी क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होता है जो बाजू वाला, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। फॉर एग्जांपल जो ये है, इसके एडजेसेंट ये वाली बाजू वाली होगी, वो सेम होगी, और इसके बाजू वाली ये वाली क्या होगी, सेम साइड होगी, ठीक है। और ये अलग अलग जो साइड है ना, उनके सामने वाले एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे ये 2 साइड है, इसका एंगल, और ये 2 साइड अलग है, इसका एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। दूसरा जो इसके डायगोनल है वो क्या होंगे, डायगोनल्स कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है, बट बाइसेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट नहीं होते, इक्वल पार्ट में नहीं होता है। ये देखो बड़ा, ये छोटा है, ये बड़ा, ये छोटा होता है, बाइसेक्ट नहीं होते। डायगोनल्स आर खाली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये बहुत कम आएगा, ना के बराबर 1 2 सम्स आएंगे, बाकी जो मोस्ट ऑफ आएंगे पैरेललोग्राम, रोम्बस, थोड़ा बहुत ट्रेपेजियम भी आएगा, और स्क्वायर पे। ये चार ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा, और ये उससे कम, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी कंपलसरी आपको याद रखनी है, तो ये आपको चैप्टर आएगा, ठीक है। अंडरलाइन इसलिए किया है ताकि यहाँ पे ध्यान देना, सब सेम मत लिख देना, समझ में आया। देखो
ये होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। अगर एक कोई भी पॉलीगॉन है उसके बाहर के एंगल, उसके बाहर के एंगल जितने भी प्लस करोगे आपको कितना मिलेगा? 360। समझ में आया? अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब इंटीरियर यानी अंदर के एंगल, जैसे कि ये बोर्ड में ये वाला, ये सारे एंगल ट्राइंगल में अगर प्लस करोगे तो 180 मिलेगा, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है यहां से कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके इंटीरियर एंगल का अगर तुम प्लस करोगे तो हमेशा कितना मिलेगा आपको? 360। क्लियर? सेम उसी तरह ये आपके बुक में नहीं होंगे, दो समझा देता हूं, प्रैक्टिस बुक में है और आई थिंक सीबीएसई में भी होंगे। ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, पेंटागन का कितना होगा? समझ में आया? आप इसमें क्या कर दो, 180 को ऐड कर दो, 0 0 6 और 1 14 और 5। समझ में आया? 180 था, उसमें 180 ऐड किया तो एक साइड बढ़ी, उसमें 180 ऐड किया एक साइड बढ़ी, उसमें 180 ऐड करोगे तो एक और साइड बढ़ी। जितनी साइड यहां से चालू करने का, 3 साइड यानी ट्राइंगल 180, एक साइड बढ़ गई तो 180 प्लस कर दो, एक 80 बढ़ गई, एक साइड बन गई 180 वापस प्लस कर दो, एक बढ़ गई तो वापस। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? ओके, तो ये हेक्सागोन का होता है 7। अब आपको फर्स्ट में एग्जांपल ये दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है और उसके बाहर के एंगल कुछ ना कुछ गिवन है और एक एंगल नहीं दिया और आपको बोला ये फाइंड करना है। हमें एक चीज पता है, बाहर के एंगल, पहली लाइन लिखाई थी मैंने, क्या थी? ये लिखना है यहाँ पे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू 360 था। अब सारे पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल को मैं प्लस कर रहा हूं तो पहला है x प्लस 90। अब एक और चीज सुन लेना, अब यहाँ पे 90 गिवन है, अदिति सुन लेना, यहाँ पे 90 गिवन है, बट अगर 90 गिवन नहीं होता है, ये डब्बा दिखता है मतलब 90 ही होता है, तो ये 90 प्लस 50 प्लस 110 इज इक्वल्स टू 360। अब x प्लस 90 प्लस 50 140 प्लस 110 250 इज इक्वल्स टू 360। x को फाइंड करना है, क्या करूं? अकेला छोड़ दो और उधर भेज दो, तो ये कितना होगा? कब का लिख दिया? 110, मतलब x की वैल्यू मिली। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, अब एक फॉर्मूला है यहाँ पे, ध्यान, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, समझ में आया? हाँ, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल, समझ में आया कि आपको नंबर ऑफ साइड अगर ढूंढनी है तो 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल करना पड़ेगा। अब इसे आप दोनों ढूंढ सकते हो, अगर नंबर गिवन है तो एक्सटीरियर एंगल ढूंढ सकते हो, एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो नंबर ऑफ साइड। अब यहाँ पे मैंने बोला कि कितनी साइड है? 3 साइड है, तो 3 को मैंने क्या किया? नीचे भेज दिया, एक्सटीरियर फाइंड करना, इसको ऊपर लिखा है, तो ये कितना होगा? 120। मतलब एक्सटीरियर एंगल 120 होगा, किसका? ट्राइंगल का। समझ में आया? सेम उसी तरह से अगर आपको गिवन है, देखो ये आपको अभी एंगल गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाते क्या? नंबर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू 360 एक्सटीरियर एंगल। तो नंबर ऑफ साइड हमें नहीं पता है, 360। अब एक्सटीरियर एंगल गिवन है कितना? कैंसलेशन करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, देखो 5 9 जा, या तो एक काम करते हैं 9 से करूं, 9 5 जा, 9 4 जा, ठीक है, 5 के टेबल 40 आता है, 5 1 जा, 5 8 जा, तो इसकी नंबर ऑफ साइड किस में आई? कितनी आई? 8। मतलब इसमें 8 साइड्स है और 8 साइड्स वाले को क्या बोलते हैं? ऑक्टागोन। समझ में आया? 6.2 में आपको ये फर्स्ट वन में बोलो तब यहाँ पे सुनने का, पहले आपको डायग्राम गिवन है, आपको दोनों में क्या करना है? एक्स फाइंड करना है। एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो कौन सा लगेगा यहाँ पे?
एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू 360। तो यहाँ पे होगा 125 प्लस 125 तो दोनों प्लस करेंगे तो कितना आएगा ये 250 प्लस एक्स ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेम इसमें भी वही है। कौन सा लगेगा? सम ऑफ बोलूंगा जब आएगा तब सब बोलूंगा। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 90 प्लस 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 सीधी लाइन। अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा? लीनियर पेयर। पता नहीं एक सीधी लाइन होती है तो कितना फॉर्म करता है? एक सीधी लाइन है कितना है? 180। तो 180 में से एक 90 है तो दूसरा कितना होगा? तो फिर ये सब लाइन एंगल में सीखा है होगे नहीं। चलो इन चारों का सम कितना होगा? 150 और 100 250 और 60 310। कुछ पता ना चला ना, सारे जीरो हटा दो। 7 9 16 6 22 और 9 31 और सब में जीरो था, जीरो लगा दो। उधर भेज दो 360 माइनस 30 तो x इज इक्वल्स टू। चलो अब यहाँ पे वापस वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आपको नंबर ऑफ साइड गिवन है। आपको यहाँ पे मैं वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू 360 अपॉन एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल हमें नहीं दिया, नंबर ऑफ साइड दिया 9 इज इक्वल्स टू 360 अपॉन एक्सटीरियर। इसको यहाँ पे भेज दो, इधर ले लो। तो ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 बाई 9। अब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 9 4 जा तो आया कितना? 40। एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना था हमें, कितना मिला? 40। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे भी सेम, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू 360 अपॉन साइड कितनी है? 15। अब देखो 15 1 जा 15 2 जा 30 6 बचा, कैरी किया। 15 के टेबल में 60 कब आता है? 4 जा। तो ये तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 24 डिग्री। ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला वही लगेगा। तो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू 360 अपॉन, अब यहाँ पे आपको साइड फाइंड करनी है, एक्सटीरियर एंगल की वन है। तो एक्सटीरियर एंगल है 24, कितना आएगा? 15 से कट किया तो 24 आया, तो 24 से कट करूंगा तो जिसको नहीं पता चले यहाँ पे ध्यान देना। जिसको कैंसलेशन सीखना है वो इधर देखना। 2 12 जा 2 180 जा 2 6 जा 2 90 जा 2 3 जा 2 45 जा 3 1 जा 3 1 जा 1 कैरी 3 5 जा। ठीक है, बिल्डिंग खड़ी कर देनी है ऐसे, नहीं आया तो ये हो जाएगा कितना? 15 साइड। अब यहाँ पे डिग्री मत लगा क्या ना, ये क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, दोनों में फॉर्म में लगा के आ जाओगे, यही फॉर्मूला और आंसर गलत। 180 भी नहीं आएगा, हम ट्राइंगल नहीं फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो यहाँ पे ध्यान, एक क्वाड्रिलेटरल हमेशा एक लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि इंटीरियर एंगल कितना है? 160। अब मैं यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करूं, लीनियर पेयर हो गया। अब ये पूरा कितना होगा? 180। तो इंटीरियर हमें दिया, देखो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल मिलके कितना बनता है? 180। अब यहाँ पे इंटीरियर हमें दिया है 165, एक्सटीरियर हमें फाइंड करना है और इज इक्वल्स टू 180। ये उधर भेज दो तो एक्सटीरियर एंगल भेज जाएगा हमें कितना? 180 माइनस 60 165। तो कितना मिला? 50।
एक्सटीरियर एंगल मिल गया 15, एक्सटीरियर एंगल मिल गया 15। कहाँ था भाई? नहीं था, चलो नहीं था, फाइंड करते। अब एक्सटीरियर एंगल मिल गया ना, कहाँ? ये साइड था, एंगल मिल गया। हमें चाहिए क्या था? एक्सटीरियर एंगल। अब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, कौन सा? ये वाला इंटीरियर वाला। कौन सा फॉर्मूला है तेरे पास, बता। हाँ तो नहीं, ये तो पहले एक्सटीरियर निकालना पड़ेगा, तब वो फॉर्मूला में रखेंगे ना। तो फिर तो यहां से अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू 360 एक्सटीरियर। अब नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है हमें, तो यहाँ पे 360 अपॉन 15 अभी किया था, कितना होगा? 20। तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई? नंबर ऑफ साइड्स आ गए 24। नंबर ऑफ साइड, साइड में कौन सा इंटीरियर एक्सटीरियर होता है? समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? ये एक सीधी लाइन है, ये क्या है? एक सीधी लाइन है। ये स्ट्रेट एंगल बन गया पूरा, कितना है? 180। तुझे अंदर का एंगल दिया है, बट अंदर के एंगल वाला हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको पहले ये ढूंढना पड़ेगा। तो ये 180 में से इसको माइनस कर दो, ये मिल जाएगा। कितना मिला हमें? 15। एक्सटीरियर एंगल मिल गया, बस अब तो ये फॉर्मूला लग सकता है ना, तो यहाँ से डिवाइड कर दो। फिफ्थ वन, यहाँ पे ऐसा बोला है कि अगर एक्सटीरियर एंगल 22 है तो क्या वो पॉसिबल है? क्या बनना? रेगुलर पॉलीगॉन ना। रेगुलर पॉलीगॉन ना नहीं, रेगुलर पॉलीगॉन बनना पॉसिबल है कि नहीं? अगर मेरा एक्सटीरियर एंगल 22 है तो ट्राई करते हैं, देखते हैं। अगर साइड मिल गई तो है। चलो, तो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 और अपॉन एक्सटीरियर एंगल लिख दो 22। कैंसिलेशन करते हैं। अब दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 180 11। अब 11 के टेबल में आता है, अब ये पॉइंट में आएगा, और साइड कभी पॉइंट में होती है? अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी, चौथी साइड, कभी ऐसा सुना आपने कि भाई एक पहली साइड, तो 1.5 साइड, ये पौनी साइड? ऐसा नहीं, साइड हमेशा नंबर में ही होती है, होल नंबर में ही होती है। तो यहाँ पे हम रीजन क्या लिखेंगे भाई? पूछा भाई। हाँ, बिकॉज 360 is not 22 is not divisible, 360 is not divisible by 22। ठीक है, समझ में आया? हाँ, यहाँ पे लिखना है पहले क्या, यस नो पूछा था? हाँ, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो थर्ड। अब यहाँ पे ऐसा पूछा है कि उसका जैसे उल्टा नीचे दूसरे भी, अगर एक्सटीरियर में नहीं हो रहा तो इंटीरियर में हो सकता है क्या? तो सेम वो वाला फॉर्मूला जब हमने निकाला था ना, कि मान लो एक सीधी लाइन है, ठीक है, उसका एक एंगल, इंटीरियर एंगल, मान लो ये ट्राइंगल है, इंटीरियर एंगल 22 है, तो एक्सटीरियर कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये पूरा 180 बनता है। अब हमें इंटीरियर एंगल दिया है, इंटीरियर एंगल दिया है कितना? ध्यान से, उसमें सेकंड बी में दिया नहीं है, बट ये बोला है कि कैन बी, अगर ये इंटीरियर होता तो हो सकता था। ठीक है, पढ़ना ध्यान से, पढ़ा है क्वेश्चन भी। हाँ, तो यहां से उधर जाएगा तो एक्सटीरियर एंगल कितना मिलेगा? 180 माइनस 22 158। एक्सटीरियर एंगल मिल गया। सेम अप्लाई करें यहाँ पे फॉर्मूला, तो क्या होता है? नंबर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना मिला? 158। चलो कैंसिलेशन करते हैं, 2 से 2 180 2 179 है ना, 2 7 सा 14, 15 का 1 बचा, उधर 8 को दे दिया, 2 9 सा 18। अब ये 3 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है ना, 6 सा 8, ओके, ये आता है 7 + 9 16, नहीं आता है, अब डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो इसमें भी रीजन क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। हाँ, तो यहाँ पे भी सेम ये लिखेंगे, बिकॉज 360 is not divisible by 150। ओके, चलो अब यहाँ पे पूछा है कि मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड व्हाई। देखो यहाँ पे ऐसा बोला है
कि सबसे छोटे में छोटा एंगल कौन से रेगुलर पॉलीगॉन में बनेगा। अब सबसे छोटे में छोटा यानी मेरी लाइन एकदम पास होनी चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये एक लाइन, मैं सबसे छोटे में छोटा एंगल ये बना रहा हूँ, इंटीरियर एंगल सबसे छोटे में छोटा। अब मेरे को बनाना, ये रेगुलर पॉलीगॉन है, अब रेगुलर पॉलीगॉन, यस, बट हमें कैसा रेगुलर चाहिए, रेगुलर नहीं सारी साइड क्या होनी चाहिए और सारे एंगल भी क्या होने चाहिए, इक्वल। अब मैं ये बोलता हूँ कि सबसे छोटे में छोटा रेगुलर मिनिमम साइड वाला कौन सा, ट्राइंगल, और उसमें रेगुलर बोला है तो कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका आंसर क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों, वो भी यहाँ पे रीजन लिखना है, देखो यहाँ पे आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों, बिकॉज इट हैव मिनिमम नंबर ऑफ साइड एंड एंगल्स। समझ में आया, क्योंकि उसमें सबसे कम में कम एंगल होते हैं। अब सिंपल सी एक चीज बताता हूं कि आपको मैं ये बोल रहा हूं कि जितने डिविजिबल कम होंगे उतने हमें ज्यादा चीज मिलेगी। तो एक्सटीरियर एंगल में 360 में मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, वो सब छोड़ो, उसको कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब, अगर ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये कितना मिला हमें 60, इक्विलेटर में 60 मिलता है। अब अगर दो साइड से तो बनता नहीं है, अगर मैं इसको स्क्वायर बनाना चाहूँ तो ये एंगल देखो ऐसा बना है ना, ऐसे तो ट्राइंगल बनेगा, बट अगर स्क्वायर में बनाना चाहूँ तो इसको मेरे को क्या करना, बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ये 60 यहाँ पे आ रहा था, तो अब ये बढ़ जाएगा, तो मिनिमम हमें किस में मिलेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। समझ में आया, वो भी इंटीरियर एंगल पूछा है, याद रखना किससे पूछा है, इंटीरियर एंगल पूछा है क्वेश्चन में। चलो सेकंड आपको क्या बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ पॉलीगॉन। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ज्यादा से ज्यादा ट्राइंगल ही होगा। क्यों, देखो टोटल कितना होता है 360, है ना, टोटल कितना होता है। अब मैं ऐसा बोलूं कि मिनिमम इंटीरियर एंगल वाला कौन है, तो 360 में से अंदर वाला पार्ट बहुत कम लिया तो ज्यादा बाहर बचेगा, कितना बचेगा, ज्यादा बाहर बचेगा, ठीक है। ये बचेगा कितना, 300, ठीक है। समझ में आया। अब सुन, बता रहा हूँ, सुन मेरी बात सुन, चुप। ये सारे 60 वाले है, आपको बोला है, आपको ये बोला है कि ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन जिसके एक्सटीरियर एंगल सबसे ज्यादा हो। मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच ली, ठीक है, ये पूरा 180 बन गया। अब मैं इस 60 से कम कर सकता हूँ क्या रेगुलर पॉलीगॉन में, इंटीरियर एंगल इस 60 से कम कर सकता हूँ। क्यों, अगर इस 60 से कम करूंगा तो ये क्या होगा, ये ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ में आया। अब दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच ली, यहाँ पे ध्यान, ये भी कितना हो रहा है 180, ये भी 180 हो रहा है, ये भी 180 हो रहा था। अब एंगल इस पे अंदर कितनी साइड है, तो बाहर कितना बचेगा, देखो ना मैंने लाइन खींची है, उसके जैसा नहीं है, ये पूरा क्या है 180 है, तो मैंने इंटीरियर एंगल से 120, वेरी गुड, ये कितना बचेगा 120। चलो अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने एक साइड क्या कर दी, बढ़ा दी, ये भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है, स्क्वायर है, सारे साइड इक्वल है। अब स्क्वायर में ये क्या कितना होता है 90, तो ये कितना मिलेगा 90 मिलेगा, ये भी 90 मिलेगा, 180 है ना। समझ में आया। हाँ, अब मैं और एक साइड बढ़ा देता हूं। अब मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, रेगुलर पेंटागन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब पेंटागन के अंदर के साइड कितने होते हैं 5 होते हैं, तो मैंने रेगुलर पेंटागन के कितने बताए थे 540, बाहर के, चलो बाहर के गिन लेते हैं, बाहर के 360 डिवाइड बाय 5 कितना होगा, कितना होगा, ये एक्सटीरियर एंगल मिला हमें। मतलब हम जितनी साइड बढ़ा रहे हैं उतना एक्सटीरियर एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो पहले मैंने 360 को 3 साइड से डिवाइड किया, 120 आया, क्योंकि सबसे मिनिमम रेगुलर पॉलीगॉन जो होता है कितने 3 साइड से बना होता है। अब मैंने साइड बढ़ा दी, 360/4 से कर रहा हूं, तो मेरे को कितना मिल रहा है
90, मैंने और साइड बढ़ा दी, मैंने किया 5 से, तो अब मिल रहा है 72। मतलब ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और एक्सटीरियर एंगल हमें कैसा चाहिए, तो किस में मिलता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, वही सेम जो ऊपर आया। हाँ नहीं ऐसा, रीजन पूछा है उसमें, रीजन बोला है। जो भी सब प्रॉपर्टी है वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी है। ठीक है, कि काइट की कौन सी होती है, पैरेललोग्राम की कौन सी होती है, और मैंने बोला ऐसा हो तो लास्ट पेज व्हाट वी हैव डिस्कस है उसमें पूरा है। और एक खाली ये चीज़ याद रखना, आपको ये तो पता है कि जब पैरेलल लाइन फॉर्म होती है तो कौन से एंगल फॉर्म होते हैं, पता है। पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल होती है, तो ये दोनों को मिला के कितना होता है, ये दोनों एंगल को 180 होता है। ठीक है, हाँ, को सी बनता है ना, को इंटीरियर एंगल, या तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज इक्वल्स टू 180। तो सेम ये पैरेललोग्राम में भी होता है। देखो पैरेललोग्राम हमने क्या पढ़ा था कि दो लाइन पैरेलल होती है और ये दो आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, अब ये दो पैरेलल हुआ, मतलब ये मान लो कि ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल मिलके कितने होंगे, 180, और इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्यों बोलते हैं, मैंने बोला था एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, हाँ बट किसको बोलेंगे, एडजस्ट करते हैं क्योंकि बाजू बाजू वाले हैं। एक ही देखो, इस एक एंगल में दो आर्म होते हैं और जिसका एक आर्म कॉमन होता है उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ये एक इसका है, ये एक इसका, बट ये देखिए दोनों का है ना, तो इसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। और ये हमेशा अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसका सम 180 ही होगा। समझ में आया। ट्रेपेजियम मैंने समझा दिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, काइट समझा दिया था, पैरेललोग्राम समझा दिया था। और अगर आपको फिर भी देखना है तो टेक्स्ट बुक में गिवन है पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं और किसको नहीं। एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, एलिमेंट्स यानी ऑपोजिट साइड सेम होती है, ये भी मैंने बोला था। डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट होते हैं, वो भी बोला था। और एडजेसेंट एंगल अभी बता दिया 180 होता है। ओके चलो एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में ये आपको फिगर गिवन है और बोला है क्या ढूंढना है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। अब ये पैरेललोग्राम है, गिवन है क्वेश्चन में आपको। ठीक है, कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS। अब हमको पता है कि ये साइड दोनों क्या होती है, सेम होती है और पैरेलल होती है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जितना मेरा PS है उतना ही मेरा QR होगा। और कितना होगा दोनों, 7 सेंटीमीटर। अब जितना मेरा ये दोनों लाइन भी सेम होती है, तो जितना मेरा PQ है उतना ही मेरा SR या RS होगा, और ये होगा 12 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम ऐसा लिखूंगा, समझ जाना पैरेललोग्राम लिखा। ठीक है, ABC नहीं, ABCD नहीं, PQRS। अब कैसे फाइंड करूँ, सभी साइड को क्या कर दूँ, प्लस कर दूँ, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। ठीक है, अब PQ कितना है 12, QR कितना है, RS कितना है, देखो अभी लिखा था RS कितना है, और SP या PS कितना है, कितना होगा 7 प्लस 19 और 10 29 और 2 31 और 38 सेंटीमीटर। समझ में आया। चलो एग्जाम्पल 4, यहाँ पे ध्यान देना, आपको यहाँ पे ध्यान ना दीदी, आपको बोला है XYZ फाइंड करना है। ठीक है, ये थोड़ा इजी था, उससे थोड़ा हार्ड है, और बाद में उससे भी आएगा। तो ये सब समझ आएंगे तो एक्सरसाइज समझ आएगी, बाकी बाद में हार्ड ही लगेगी, इतना याद रखना। तो जब भी बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान रख देना, लिखने के लिए टाइम दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको फाइंड करना है X, Y और Z। ठीक है, हमको एक आपको गिवन है कि एंगल जो B है वो 100, ये आपको गिवन है, हमको ये दे दिया गया है कि एंगल जो B है वो होगा 100, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी याद करते हैं। प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी आएगा तो पूरा चैप्टर आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। अब प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की क्या क्या थी, डायगोनल्स के बारे में थी, बट डायगोनल्स यहाँ पे दिए नहीं, तो वो प्रॉपर्टी निकाल दो। ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी, अब इसमें साइड भी कुछ नहीं गिवन है, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते थे, है ना। तो यहाँ पे
हाँ ये P और S इज इक्वल्स टू X और ये कितना होगा 100। क्यों प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखना है कंपलसरी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इतना लिख दो खाली, ठीक है। नेक्स्ट x मिल गया, हमें अब y और z फाइंड करना। और बताओ और कैसे कर सकते हैं? सी बन रहा है, मैंने बोला था इंटीरियर एंगल दोनों मिला के कितना होता है। हाँ, और वो कब होता है? जब लाइन पैरेलल होती है। और यहाँ पे बोला ही है कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम यानी कंपलसरी ये दो लाइन पैरेलल है ही, और पैरेलल है ही तो इनका सम कितना होगा 180। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ x, डायरेक्ट लिख रहा हूँ x प्लस z इज इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, एडजेसेंट एंगल यानी बाजू वाले। तो यहाँ पे x कितना है? अभी फाइंड किया था, x कितना है 100, z कितना है नहीं पता है, नहीं पता, अभी ढूंढना है। 100 को उधर भेज दो, 100 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 180। तो यहाँ से z कितना मिला 80, 2 मिल गया, ठीक है। x मिल गया, y मिल गया, सॉरी y नहीं z मिला, z मिला। अब y फाइंड करना। अब देखो y और z एक सीधी लाइन पे आ रहे दोनों, और सीधी लाइन पे आ रहे हो तो ये पूरा कितना होता है 180। तो यहाँ पे z प्लस y इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि क्या है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी पता नहीं क्या होता है, एक सीधी लाइन और उसके ऊपर से दो एंगल बनते हो तो उनका हमेशा क्या होगा 180 होगा, सम 180 होगा। z कितना है अभी फाइंड किया हमने 80, और ठीक है। दूसरा एक और चीज भी तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो ये दो लाइन पैरेलल है ना, तो पता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी क्या होते थे कि जब ऐसी कोई दो लाइन पैरेलल है और ऐसा, तो पता है इसके ऊपर वाले एंगल सेम होते थे, तो इसके नीचे वाले भी क्या होंगे सेम। तो यहाँ पे भी ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो ये आपको ऐसा बोला है, एक पैरेललोग्राम है RING। और अभी एक चीज और बता देता हूँ कि जब भी हम नेमिंग करते नहीं तो चलो फिगर दिया है, बट जैसे फिगर नहीं दिया होगा तो नेमिंग करनी हो ना, तो कभी भी नेमिंग कैसे भी कर सकते हो, बट खाली RING ऐसे कंटिन्यूस होना चाहिए, या तो RING ऐसा, ऐसा नहीं कर सकते RING नहीं। सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं हम, या तो ऐसे या तो ऐसे, ऐसा करते हैं यहाँ से उठा के वहां से वापस ज्वाइन कर, नहीं तो ऐसे नेमिंग करनी नहीं है, 100% रॉन्ग आएगा। समझ में आया? जैसे ABCD बोला तो कैसे करोगे ABCD, या तो दूसरा ABCD। कहने का मतलब ऐसे उठाने का नहीं पेंसिल को, Z जैसा नहीं चलेगा। समझ में आया? यहाँ पे आपको बोला है कि R गिवन है खाली, और पूरे पैरेललोग्राम के आपके एंगल ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ से हमको जो गिवन है R, पहले तो क्या गिवन है, तो R गिवन है 70, तो उसके इक्वल कौन होगा N होगा, ऑपोजिट एंगल। ये भी कितना होगा 70, और डब्बे में क्या लिखोगे ऑपोजिट, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक मिल गया। दूसरा अब ये भी मिल गया, चलो 70। अब कैसे फाइंड करें? आई सी बन रहा है ना, हाँ। तो देखो एंगल N प्लस एंगल I इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये क्या है एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे N कितना है 70, I कितना है नहीं पता, और ये पता है 180। 70 उधर भेज दो, देखो अब जैसे मैंने ये लिया ना, आप ये भी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी ले सकते हो। I मिल गया हमें। अब G कैसे फाइंड करेंगे? ऑपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू 110 होगा, क्योंकि ये क्या है ऑपोजिट, डायरेक्ट लिख दो खाली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। और लास्ट में पूछा ऑल एंगल, अंकल का और एंगल, तो R इज इक्वल्स टू 70, I N इज इक्वल्स, कॉपी कर लो। एक और शॉर्टकट बता देता हूँ, इतना याद रख लेना, कोई भी जिसकी 4 साइड हो ना,
4 साइड, तो उसके अंदर के एंगल प्लस करने पर हमेशा 360 मिलेगा। तो गिन लेने का 360 नहीं मिला है मतलब आपका कहीं ना कहीं रॉन्ग है। समझ में आया? चलो एग्जाम्पल 6 थोड़ा सा इजी है बट खाली पता होना चाहिए तुम्हें, ऐसा है। ठीक है, देखो पहली बात तो ये पैरेललोग्राम है, वापस याद दिला देता हूँ। पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, मतलब कट होते हैं एकदम इक्वली पार्ट में। ठीक है, आधे आधे होते हैं एकदम, चारों पार्ट नहीं। ये वाला पूरा डायगोनल तो ये सेम होगा, ये बड़ा डायगोनल तो ये सेम होगा। ये पूरा बड़ा डायगोनल है ना, तो ये वाला जो काट रहा है ना, तो इसके दो पार्ट इक्वली होंगे। जैसे ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, वैसे ही ये वाला अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा। चारों सेम नहीं होंगे, ये सेम हो। मान लो ये बड़ी सी चॉकलेट है, उसमें से बीच में से तोड़ दिए, ये आधा आधा। ये छोटी चॉकलेट है, ये आधा आधा। समझ में आया? तो ये दोनों सेम होंगे, बीच में से यहाँ से कट होते हैं हमेशा। ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, ऑपोजिट साइड सेम होती है और पैरेलल होती है। ये समझ में आया? चलो आगे बढ़ो। आपको ये गिवन है कि जो ओ ई है ना वो 4 है। ओ ई आपको गिवन है कि 4 है। अब इतना याद रखना, ओ ई 4 है, ओ पी भी कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि HL इज मोर देन, HL इज 5 मोर देन PE। मतलब ये है कि जो अभी कुछ वो बोलने वाला, दोनों साथ में हो गया था। मतलब कि HL जो है ना वो PE से ज्यादा है, और 5 गुना नहीं, 5 ज्यादा है ना। 5 टाइम्स नहीं बोला, 5 टाइम्स बोला होता तो मल्टीप्लाई, मोर 5 मोर मतलब उसके पास 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा तो पहले किससे ज्यादा है? तो पहले हमें PE ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो चलो अब मेरे को यहाँ पे बताओ कि PE कौन से दो टुकड़ों से मिलके बन रहा है? OE प्लस OP से मिलके बन रहा है ना। ये PE ये वाला और ये वाला टुकड़ा से मिलके बन रहा है। तो PE OE कितना है? OP कितना है? तो PE हमें कितना मिला? 8। समझ में आया? अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि HL P से कितना ज्यादा है? HL जो है वो PE से 5 ज्यादा है। तो HL यहां से हमें मिला PE 8 प्लस 5, जो कि HL कितना होगा? 13। नहीं तो पहले ही गिन के बैठ गई थी, है ना। ये कितना हुआ? 30। HL मिल गया, PE मिल गया। अब हमें ढूंढना क्या है? उस पे आप है OH ढूंढना हमें। OH कैसे ढूंढे? ट्रायंगल बनने की जरूरत ही नहीं है। देखो OH कैसे बन रहा है, किस में से बन रहा है? सिंपल देखो ना कि OH किसका टुकड़ा है? चांद का टुकड़ा नहीं, ठीक है। P और E का कहाँ है? P और E तो ये है, L और H और L का टुकड़ा है ना। ये डायगोनल का ये क्या हो गया? तो अब मेरी बात सुनो, मैंने बोला था डायगोनल हमेशा कैसे होते हैं? बाइसेक्ट होते हैं। तो मैं ऐसा बोलूं कि जितना मेरा OH होगा उतना ही मेरा OL होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो OH है ना ये इसका क्या? आधा है ना। ये इसका क्या है? हाफ है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जो OH है वो हाफ है किसका? HL का। ओके, समझ में आया कि OH किसका आ रहा है? HL। तो यहाँ से OH इज इक्वल्स टू हाफ HL कितना है? 13। 13 वन जा 13 और अपॉन में 2 करो। डिवाइड कितना आ रहा है बताओ मेरे को? 6.5, है ना। कैसे? देखो यहाँ पे ध्यान, कैसे समझ लेना। 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 जा 12 बचा 1। कितना आया OH? 6.5 सेंटीमीटर। इजी था, खाली आपको समझना है थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखना है। ये आपका यहाँ पे फिगर गिवन है। अब ये बोला है कि AD इज इक्वल्स टू CB, है ना। ये और ये सेम होते हैं ना,
हाँ, तो AD इज इक्वल्स टू BC या तो CD। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको ये बोला है, ये लिखना आता है एंगल किसको क्या बोला है, देखो एंगल DCB, मतलब कौन से एंगल की बात हो रही है, कौन से मेन एंगल, कौन से एंगल की बात हो रही है, कोना कहाँ पे बन रहा है, C पे, तो मेन C की बात हो रही है, तो इसके इक्वल कौन होगा, A। तो यहाँ से हम BAD लिखो या तो DAB लिखो, सही बात है, कोई भी चलेगा दोनों में से, क्योंकि A हमेशा बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल BAD, इसके C कहाँ से आएगा, समझ में आया। चलो नेक्स्ट OC किसके इक्वल होगा, OA डायगोनल्स का आधा होता है ना, तो इसके इक्वल ये होगा, तो ये होगा OA। बहुत मारूंगा। चलो अब M यानी मेजरमेंट, ठीक है, मेजर एंगल, अब किस सेट ऑफ ब्लू सेट, DAB, मतलब कि ये वाला एंगल किसके बारे में बात कर, कौन सा एंगल, A के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरा बोलेगा प्लस CDA, मतलब कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, D, दोनों को प्लस किया तो हमें कितना मिला, 180, तो ये होगा 180। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड XYZ, डायग्राम आपको गिवन है, उसमें ही आपको वैल्यू सब गिवन है। चलो, तो यहाँ पे बोला है एंगल B 100 है, ये आपको गिवन है, एंगल B इज इक्वल्स टू 100, ये गिवन है। चलो सॉल्व करते हैं, कैसे, एंगल B इज इक्वल्स टू, या तो एंगल D बोल लो या तो Y बोल लो, Y बोल लेते हैं, Y इज इक्वल्स टू 100, ऑपोजिट एंगल लिख दो खाली, ऑपोजिट एंगल, ठीक है, Y मिल गया। अब ये 100 मिल गया, इधर लिख देते हैं 100। अब कैसे फाइंड करूं, या तो ये दोनों ले लो या तो ये दोनों ले लो, कोई भी दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ से एंगल D प्लस, ये तो डायरेक्ट Y प्लस लिख दूं, एंगल Y प्लस एंगल X इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल। तो Y कितना है, अभी ढूंढा हमने 100, X कितना है नहीं पता। अब X को, इसको क्या कर दो, इधर भेज दो, तो X इज इक्वल्स, X मिल गया कितना, 80। Z कितना होगा, Z, X इज इक्वल्स टू Z इज इक्वल्स टू 80, क्योंकि क्या है, ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ज्यादा दिमाग बंद करो, ठीक है, ये समझ में आया। XYZ तीनों फाइंड हो गया। सेकंड, ये X और Y दोनों मिलके C बना रहे हैं ऐसे, तो ये दोनों का सम क्या होगा, 180। ये दोनों का सम क्या होगा, ये दोनों का सम, ये दोनों का सम, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे ध्यान, अब यहाँ पे ऑपोजिट एंगल दिया ही नहीं है आपको, कैसे फाइंड करें, मैं लिखने के लिए बाद में टाइम दूंगा। ऑपोजिट एंगल हमें तो ये तो फाइंड ही नहीं करना है, तो क्या फाइंड करूं मैं अभी, एक्स वाई दोनों कैसे फाइंड करूं एक साथ, x और 50, क्योंकि ये क्या बन रहा है, c, देखो यहाँ पे c बन रहा है ना ये, तो ये दोनों का सम कितना होगा, तो x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180। एडजेसेंट एंगल ये लिखे तो फिर आधे मार्क्स भूल जाना, नहीं लिखा तो, समझ में आया। हाँ, अब x फाइंड करना है, 50 को उधर भेज दो तो ये माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 130। x मिल गया, x मिल गया, तो y भी कितना होगा, ऑपोजिट एंगल। ये सब कब पता होगा, जब प्रॉपर्टी पता होगी, ठीक है। चलो x मिल गया, y मिल गया, z बताओ। हाँ सर, देखो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी अलग अलग यूज होती है। पहली चीज, ये z बन रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, ये f जैसा बन रहा है। तो अभी मैंने एक चीज बताई थी कि देखो जब भी ऐसे लाइन पैरेलल हो, ये कुछ ऐसा बन रहा है। तो देखो ये y है
तो ये भी सेम ही होगा, क्योंकि z को बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा, अगर ऐसे नहीं दिया, ऐसे हमको गिवन है, तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने बोला था ना, इसके ऊपर इसके भी ऊपर सेम होगा, तो इधर राइट पे और इसके ऊपर, तो इधर भी राइट के इसके ऊपर क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। नहीं पता हो, मैं 6 चैप्टर का एक वीडियो डाला है, उस पे पूरे एंगल सब मैंने समझाया अच्छे से। तो अगर ये सब नहीं पता, इंट्रोडक्शन में ही सब देख लेना, मैंने पैरेलल लाइन से बहुत अच्छे से एक एक 90 डिग्री किसको बोलते हैं वो भी समझाया। तो अगर ये सारे एंगल नहीं पता हो तो वहां से देख लेना, ठीक है। इंट्रोडक्शन कुछ 5-10 मिनट का ही है। चलो, अब यहाँ पे ये y है तो ये z भी हो सकता है। देखो मैं दोनों लिखता हूँ यहाँ पे, तो आपको आइडिया रहेगा कि y इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू y कितना है 130, तो z भी कितना होगा 130। इसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया? ये z बन रहा है ना, ये z बन रहा है, तो ये z के अंदर आ रहा है, ये भी z के अंदर आ रहा है, तो ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर। बट हमें ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, और में ये f बन रहा है ना, f बन रहा है ना, उल्टा देखो f लेटा हुआ जैसा, तो x इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू x कितना था 180, तो ये भी कितना होगा 180। इसको बोलते हैं क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आया? तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो जो इजी लगे। तो यहाँ से हमें एंगल कौन कौन से मिले, पहले तो एंगल x कितना मिला, x की वैल्यू कितनी मिली 130, y की वैल्यू, z की वैल्यू, मतलब सारे कैसे मिले सेम। थर्ड वन में भी सेम, आपको क्या x y z फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे आपका x गिवन है, अब यहाँ पे ये डब्बा बना है, डब्बा यानी क्या होता है 90, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 90 होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्या होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये मिल गया, x मिल गया। अबे फाइंड करना पड़ेगा भाई। ये देखो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। अब इस ट्रायंगल में हमें देखो 30 मिला हुआ है, x अभी मिला है, और y हमें क्या करना है फाइंड करना है। ट्रायंगल के 3 एंगल में से अगर 2 मिल गए हमें, तो हम फाइंड कर सकते हैं तीसरा। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू कितना 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। x हमें अभी मिला कितना है 90, y हमें फाइंड करना है 30 इज इक्वल टू 180। अब 90 और 30 कितना होता है 120, तो y प्लस 120 इज इक्वल टू 180। अब ये 120 उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 120, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 60। y भी मिल गया हमें कितना 60। देखो x मिल गया, इधर मैं लिख देता हूँ छोटा सा ये 60। अब यहाँ पे ध्यान देना, कभी भी बस हो पैरेललोग्राम हो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर हो, हमेशा अगर डायगोनल हो तो कंपलसरी वहां पे z फॉर्म होना ही है, क्योंकि दो लाइन क्या होती है पैरेलल होती है। अब आपको ये सारी प्रॉपर्टी नहीं पता है तो स्टैंडर्ड 9th का मैंने वीडियो डाला है लाइंस एंड एंगल 6 चैप्टर का, उसमें स्टार्टिंग में 10 या 15 मिनट देखो, सारे एंगल मैंने डिटेल से बताया है, ठीक है एकदम अच्छे से। तो देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है, पैरेललोग्राम है इसलिए। तो देखो ये डायगोनल्स मिलके क्या बन रहा है z बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है z, तो y कितना है 60 मिला है। ये इंटीरियर एंगल देखो ये वाला, ये क्या है इंटीरियर एंगल, ये वाला और ये वाला, तो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 60, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तीनों मिल गए, x y और z तीनों मिल गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेम यहाँ पे भी x y और z फाइंड करना है, एकदम इजी है। देखो ये 80 है तो ये भी कितना होगा y इज इक्वल टू 80 होगा, क्योंकि हमें पता है कैसा होता है ऑपोजिट एंगल होता है, कैसा ऑपोजिट एंगल, पैरेललोग्राम में गिवन है तो ऑपोजिट एंगल सेम होंगे। अब ये दो लाइन क्या है पैरेलल है, ये दो लाइन कैसी है पैरेलल है, और पैरेलल लाइन में कभी भी ऐसा C बनता है तो उसको क्या बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। दोनों का सम x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होता है 180 होता है, क्योंकि ये क्या है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। तो अब हमें x फाइंड करना है, y हमने ऊपर से अभी निकाल दिया कितना होता है 80 होता है, ठीक है। तो y 80 रिप्लेस करते हैं इज इक्वल टू 180। अब ये 80 उधर भेज दो तो 180 माइनस 80, तो x कितना मिला हमें 100, x कितना मिला 100, x मिल गया 100, y मिल गया, a भी मिल गया, a भी मिल गया। अब हमें क्या z फाइंड करना है, एकदम इजी है। यहाँ पे ध्यान देखो ये उल्टा f बन रहा है, उल्टा क्या बन रहा है f बन रहा है। और जब भी कोई दो लाइन पैरेलल हो ऐसे और ये ट्रांसवर्सल हो तो इनके जो ऊपर का और इसके भी ऊपर का सेम एंगल होता है, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल।
तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 80 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो ये ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। देखो z बनता है यहाँ पे z बनता है ना, तो ये भी क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप y और z भी सेम होगा। देखो y और z भी क्या है? सेम है, तो आप इससे भी कर सकते हो। चलो ध्यान देना, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ में आ जाएगा इजी। अब यहाँ पे भी सेम आपको सबसे पहले तो ये 1 1 2 है, तो सामने y भी कितना होगा? 1 1 2, क्योंकि ये क्या है? ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हो, आप फुल फॉर्म लिख लेना, ऑपोजिट एंगल मैंने लिखा है। अब y मिल गया, ये कितना मिला? 1 1 2। अब देखो यहाँ पे भी ये क्या फॉर्म हो रहा है? ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे भी इनका सम भी कितना होगा? 180। तो हमें ये मिल गया, ये मिल गया, यही फाइंड करना है। तो यहाँ से मैं x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू कितना होगा? 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, शॉर्ट फॉर्म लिखा हो, फुल फॉर्म लिखा हो। ठीक है, अब x हमें पता नहीं फाइंड करना है, y हमने अभी ढूंढा 112 होता है और 40 इज इक्वल टू 180। दोनों का प्लस करो, कितना आएगा? तो आएगा 152। यहाँ पे सॉरी प्लस है। अब 152 अगर वो साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हमें x ढूंढना है तो उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस। तो x इज इक्वल टू कितना बचा? 28 डिग्री। x हमें मिल गया। चलो y और x दोनों मिल गए। अब z फाइंड करना है। अभी मैंने इसमें क्या बोला था कि जब भी पैरेललोग्राम हो, आपको एक डायगोनल गिवन तो हमेशा वहां पे z फॉर्म होगा। तो याद रखना, ये देखो ये क्या हो रहा है? z फॉर्म हो रहा है ना, ये देखो ऐसा z फॉर्म हो रहा है। अब इसमें एंगल कौन से बीच में आ रहा है? दोनों में से, z में से, ये और ये वाला, मतलब ये दोनों क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 28 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो यहाँ पे x y z तीनों मिल गया। अब थर्ड वन में आपको ABCD पैरेललोग्राम गिवन है। आपको ये बोलना है, ये बताना है कि ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ध्यान देना, उसका रफ डायग्राम यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये पैरेललोग्राम कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नाम नेमिंग कर लेते, पहले तो A B C और D। यहाँ पे ध्यान रखना है ABCD ऐसे सर्कल में ही होना चाहिए, चाहे ऐसे करो या तो ऐसे उल्टा करो। ये ABCD ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। अब यहाँ पे बोला कि एंगल B और एंगल D मिलके 180 होने चाहिए। क्या होते हैं? पैरेललोग्राम में दोनों सेम होते, 180 नहीं होते, 180 एडजेसेंट होते। बट ये कब पॉसिबल है? जब खाली ओनली रेक्टेंगल या तो स्क्वायर आए तो इसका आंसर जनरली नो आएगा। पॉसिबल इन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। पैरेललोग्राम के अगर क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल, और क्योंकि देखो रेक्टेंगल का ये 90 होता है, ये भी 90 होता है, स्क्वायर में भी 90 होता है, तो ये 180 खाली किस में है? आपके रेक्टेंगल में और स्क्वायर में, बाकी किसी में पॉसिबल नहीं। यहाँ पे बोला है कि AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8। AB और DC दोनों 8 है। ठीक है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है, और पैरेलल होती है, ये इक्वल मिल गई। अब बोला है कि AD 4 है और BC 4.4 है। क्या ये सेम है? नहीं है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? दोनों पैर जो मिलती है वो दोनों इक्वल होती है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये पैरेललोग्राम हो सकता है। रीजन चाहिए तो लिख देना, साइड्स आर नॉट इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। चलो लिख देता हूं, ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, चलो सेम वापस यहाँ पे बोलो। देखो A बोला है 70 है, C बोला है कितना है? 65। पॉसिबल है क्या? अभी हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या ये इक्वल है? नहीं। तो ये भी क्या है? नो। रीजन क्या लिखेंगे? ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। क्लियर? फोर्थ वन में आपको बोला कि ऐसा क्वाड्रिलेटर बताओ जिसके ऑपोजिट एंगल सेम होने चाहिए बट वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल काइट, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है और स्क्वायर भी है, तो वो नहीं लिख सकते आप, उसके अलावा कोई। ठीक है, फिफ्थ वन में आपको बोला है दो एडजेसेंट साइड आपको गिवन है और वो कैसे? रेशियो में गिवन है। तो रेशियो में गिवन है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? हम रेशियो से हटाएंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, नन्ना मुन्ना सा। ठीक है, हाँ पैरेलल, मैंने क्या बोला? ट्राइंगल, अच्छा सॉरी, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। और दो एडजेसेंट साइड आप कोई भी ले सकते हो, ये वाली या तो ये वाली। मैंने ये दो ले लिया और यहाँ पे एक वेरिएबल साथ में लगा दिया। याद रखना रेशियो है, मतलब कंपलसरी एक वेरिएबल साथ में लगेगा ही। तो यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया कि लेट a इज इक्वल टू 3x और b इज इक्वल टू 2x। अब हमें पता है कि एडजेसेंट का सम कितना होता है?
180 होता है, तो ये दोनों का मैंने यहाँ पे लिख के 180 लिख दिया और एडजेसेंट एंगल। अब ए की वैल्यू 3x और बी की 2x, तो दोनों को प्लस करके इज इक्वल टू 180। 3x प्लस 2x होता है 5x इज इक्वल टू 180। 5 को यहाँ से हम नीचे भेज देंगे और कैंसिलेशन कर लेंगे, तो आंसर आया हमें कितना 36। अब ये x की वैल्यू मिली है, ना कि हमें एंगल मिला है। तो यहाँ पे एंगल हमारा ए क्या था, एंगल ए था, यहाँ पे एंगल ए, एंगल ए, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना। एंगल ए इज इक्वल टू 3x, एंगल ए इज इक्वल टू 3x और x की जगह हमने अभी उसकी वैल्यू निकाली 36, तो 3 इंटू 36 108। सेम उसी तरह एंगल बी इज इक्वल टू 2x था, x की वैल्यू निकाली 36, तो यहाँ से 2 इंटू 36 72। अब हमें सारे एंगल फाइंड करने थे, तो एंगल ए अगर हमें कितना मिला 108, तो सी भी कितना होगा 108 होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है, पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। सेम उसी तरह से बी मिला 172, तो इसके इक्वल डी होगा, वो भी क्यों, ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं पैरेललोग्राम। 6th वन, 6th वन में आपको ऐसा बोला कि पैरेललोग्राम है और जिसके दो एडजेसेंट एंगल सेम है, तो आपके बाकी सब कितने होंगे वो आपको बताना है, बाकी सब एंगल कितने मेजरमेंट के होंगे वो बताना है। तो सेम पहले की तरह इसमें भी मैंने ए और बी को मान लिया, क्या है, पहले तो यहाँ पे लिख दिया ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और ए और बी दोनों इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि दो एडजेसेंट एंगल, ओ गुजराती थोड़ी दिख रही है, दो एडजेसेंट एंगल क्या है, इक्वल है, तो मैंने दोनों को यहाँ पे इक्वल ले लिया, x मान लिया। तो यहाँ पे भी सेम वही एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाए, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, और ए और बी हमने एज्यूम किया था कि दोनों x है, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो x हमें मिला 90। तो यहाँ से 90 मिला, तो अब a और b हमने एज्यूम किया था दोनों क्या थे, x थे, तो a और b हमें क्या मिला, x की जगह 90, तो a और b कितने हैं 90 है, तो अब a के इक्वल कौन होगा, c होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है, तो a जितना मिला उतना c होगा, कितना होगा 90 डिग्री। सेम उसी तरह b भी कितना मिला हमें, देखो b को भी हमने x एज्यूम किया था, x 90 मिला, तो b भी 90 है, तो d भी कितना होगा 90 होगा, क्योंकि वो भी ऑपोजिट एंगल है। और यहाँ से और सारे एंगल 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल बनता है, स्क्वायर भी बन सकता है, बट पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड सेम होती है, ना कि चारों साइड सेम होती है। तो अगर 90 डिग्री है तो ये किसका भाई है, रेक्टेंगल का, ठीक है। रोम्बस होता तो यहाँ पे स्क्वायर हो सकता था, बट पैरेललोग्राम है तो। क्वेश्चन 7 में आपको बोला एक फिगर दिया और आपको बोला एक्स वाई जेड फाइंड करना, ध्यान देना, बड़ा ही अटपटा सा चट्टे, क्या बोलते हैं उसको, मसालेदार, उसको चटपटा सा अटपटा और चटपटा दोनों सा। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये z यहाँ पे बन रहा है, ये वाला z, ये वाला z बन रहा है, तो ये 40 होगा, तो y भी हमें कितना मिलेगा 40, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और दूसरा x मिल गया, y मिल गया हमें कितना 40। अब यहाँ पे f बन रहा है, ये f बन रहा है, तो ये पूरा एंगल इसके इक्वल होगा, ये पूरा इसके इक्वल होगा, तो और 70 के इक्वल ये पूरा होगा, और ये पूरा किससे बना है, y प्लस z से, तो 70 इज इक्वल टू, ये रखा मैं ढूंढ रहा हूँ, 70 इज इक्वल टू 40 प्लस z, 40 को उधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा, तो z कितना मिला 30। अब यहाँ पे ये भी मिल गया कितना 30। अब हमें x फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखो c बन रहा है, अब ये c बन रहा है, तो ये पूरा एंगल और वापस ये पूरा एंगल हमें लेना पड़ेगा, तो एंगल, तो c कैसे बनता है, ऐसे बनेगा ना, तो यहाँ पे तो पूरा ऐसे दो दिए है ना, तो ये पूरा किससे मिलके बन रहा है, इससे और इससे, नहीं, किसने बोला हाफ है, हाफ थोड़ी है, ये 30 मिला, ये 40 मिला, किसने बोला हाफ है, ना, किसने बोला y और x मिला, 40 और ये z और ये भी कहाँ इक्वल है, अरे वो 40 और y इक्वल है, 40 और y इक्वल है, ऐसे z बना, ये देखो z ऐसे बन रहा है ऐसे, तो ये दोनों अंदर के एंगल सेम होंगे, समझ में आया, ये तो बाहर आ जा रहा है, बाहर ना, इंटीरियर यानी अंदर के एंगल, तो z बनता है तो उसके अंदर वाले एंगल सेम होते हैं, ऐसे ऑपोजिट वाले, ठीक है। z मिल गया कितना, पूरा है ये, कौन सा, जो p है ना, ये पूरा है, ये पूरा नहीं पूछा हमें, खाली y पूछा है, ठीक है। अब यहाँ से सेम उसी तरह से ये c बन रहा है, अब c में भी ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल मिलके कितना होगा 180 होगा, जिसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ये तो पूरा हमें गिवन है x है, बट ये दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया और दोनों को प्लस करोगे तो एक एंगल बनेगा जो कि होगा 40 प्लस z इज इक्वल्स टू 180। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, z हमें कितना मिला 30, तो ये दोनों मिलके 70 होंगे और ये 70 इधर ले लोगे तो माइनस हो जाएगा, तो x मिला हमें कितना 110। वेरी गुड।
फाइंड द फॉलोइंग गन एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स एंड वाई लेंथ इन सेंटीमीटर। चलो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पहले तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जी यू इज इक्वल टू एस एन, जी यू इज इक्वल टू एस एन, क्योंकि ये दोनों साइड क्या होता है, पैरेलल और सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 3y माइनस और एस एन क्या, 1 को उधर भेज दो, तो कितना हुआ, अब y इज इक्वल टू, ठीक है। अब दूसरा क्या फाइंड करेंगे, जी एस इज इक्वल टू एन यू, जी एस कितना है 3x, एन यू 18, x इज इक्वल टू 18 बाई, क्योंकि इसमें भी ऑपोजिट साइड क्या होती है, सेम होती है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ से चलो सेकंड वन, यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे बोला पैरेललोग्राम है और यहाँ पे भी आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करें, y की वैल्यू, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो ये भी टुकड़ा और ये टुकड़ा क्या होंगे, सेम होंगे, तो सेंटर में नाम दिया है क्या, नहीं दिया, क्या बात करते हो, ओके कोई बात नहीं, चलो भले नहीं दिया, लिख दो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट, ठीक है। तो यहां से कैसे फाइंड करोगे, देखो अभी जो मैंने लिखा था पहले वो नहीं लिख सकते, क्यों, यहाँ पे ना ही x की वैल्यू है ना ही y की वैल्यू, बट यहाँ पे तो है ना, यहाँ पे तो है, हाँ, तो यहाँ से पहले मैं इसको लिख रहा हूँ कि y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, ये रफ नहीं करना था, ये रफ नहीं करना था, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट, ठीक है। अब y 7 को उधर भेज दो, तो 20 माइनस 7, तो y इज इक्वल टू, y आ गया कितना 13। अब ये वाला लेते हैं, कौन सा, दूसरा वाला डायगोनल लेते हैं हम, तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, इसमें भी लिख दो क्या, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट, ठीक है कोई भी चला लो। अब यहाँ पे हमको 13 की वैल्यू, y की वैल्यू 13 गिवन है, तो यहाँ से हम लिख देंगे y इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू, इसलिए मार्क्स फुल है, ठीक है। अब मेरे को फुल चाहिए 18 नहीं, ये 13 उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3, x और y मिल गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट सम, x प्लस वाई, ये रहा, ये पूरा इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, चलो। तो कंपलसरी जिसमें दो नहीं गिवन है वो हम एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, पहले इसको ही करना पड़ेगा। यहाँ से y की वैल्यू भी, दोनों ऐसे कभी नहीं होंगे, चलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट 9th वन, अब समझना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आएगा ही, तुम्हारे में तो आएगा ही, और पॉसिबल है तुम्हारे में भी आएगा, और तुम्हारा बुक मैंने देखा नहीं है, ठीक है, तो भी ध्यान देना। अब मैं अलग अलग दो चीजें यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। ये पहले इसकी बात करते हैं, इसमें ज्यादा ताकत आ गई तो पहले इसे उलझ लेते हैं, उसके बाद दूसरे से, ठीक है। अब जितना रेड एरिया में, रेड एरिया के अंदर आ रहा है उसको याद रखो, बाकी सबको। अब हमको पहले तो फाइंड करना है x, तो x के आजू बाजू जितने एंगल है ना वो सब लेने हैं। x के आजू बाजू देखो ये 3 एंगल आ रहा है, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये तीनों एंगल निकालने, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो हमें ये 2 एंगल चाहिए, ठीक है। तो पहले एंगल ये 70 होगा, तो E भी कितना होगा, 70 हो गया। चलो, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल L इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 70, ठीक है। ये दोनों क्या है, 70 है, क्योंकि ये क्या है, फिर को करस्पॉन्डिंग कर दूंगा, अपोजिट एंगल, ओके।
ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। वो हो गया ई, एक एंगल मिल गया। अब दूसरे की बारी। अरे यार इसको रेड से लिखना था वही तो मैं बोल तो रही थी आपको जी। एंगल इज इक्वल्स टू 70, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट है। तो ये 70 है, तो हमें ये तो मिल गया, कितना है 70 बाकी का एक फाइंड करना है। अब लाल को भूल जाओ, हरे को याद रखो। ये एक बन रहा है क्या, पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बन रहा है। तो अब रेड को, ब्लैक को, सबको भूल जाओ, ग्रीन को याद रखो। ठीक है, अरे उसको छोड़ो ना, ये हटा लो ना। इसमें क्या हुआ, इसको छोड़ो, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम, बट ये तो मैंने क्यों नहीं ढूंढा, क्योंकि हमें इसका कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आया, हमको खाली इतना ये पार्ट चाहिए, तो उसमें जितने एंगल आ रहे हैं वो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे को 70 मिल गया, एक और ढूंढना है मेरे को। आई को क्यों ढूंढ रहे हो, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आई क्यों ढूंढना है, मेरे को एस ढूंढना है ना अभी। हाँ तो एक्स फाइंड करना है, मैंने अभी बोला ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, उसमें हमें ढूंढना है। तो यहाँ से 70 मिल गया। अब ये मिलेगा तो ये मिलेगा। और दूसरा एक मेथड जो ये भी ना ढूंढे और डायरेक्ट हम वो ढूंढ सकते हैं। कैसे, सी बन रहा है, वेरी गुड। देखो ये सी बन रहा है, यहां से लेके ऐसे, ये सी बन रहा है ना। हाँ, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो एंगल के इज इक्वल्स टू एंगल एस प्लस इज इक्वल्स टू 180। इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। एंगल के कितना है, प्लस एंगल एस इज इक्वल्स टू, एस इज इक्वल्स, ये मिल गया 60, ये मिल गया, चलो 60। अब ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, देखो ये वाला, ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। अब दो एंगल हमारे पास है, तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देना एंगल सम, तो अंकल बोल रही है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, ये हो गया। चलो ई कितना है, अभी हमने फाइंड किया था ये ना, प्लस एस कितना है, एक्स हमें फाइंड करना है 180। तो ये दोनों प्लस कितने में कितना होगा, 130। 130 को भेज दो किधर, वो साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो एक्स इज इक्वल्स टू, ये ढूंढना था। 10th वन में ये बोला है कि 10th वन में आपको ये फाइंड करना है कि कौन सी दो लाइन पैरेलल होगी। अब पहली चीज तो वापस याद करो ये वाला डायग्राम, कि ये लाइन पैरेलल होती है कब पता चलेगा, जब हमें इनका सम कितना मिलेगा, 180 मिलेगा, तब ये दो लाइन पैरेलल होगी। समझ में आया, ये दोनों का अगर सम कितना मिलेगा हमें, 180 मिलेगा, तो ये लाइन पैरेलल होगी। यहाँ पे कुछ एंगल गिवन है कि एंगल एम और एंगल एम, एंगल एम प्लस एंगल एल। अब हमें पता नहीं है वो पैरेलल है या नहीं, ठीक है, अभी हमें पता नहीं है। इनका क्या करते हैं आप, सम करते हैं। अगर ये सेम आया किसके इक्वल टू 180, तो ये क्या पैरेलल है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ से हमें ये 100 और ये यहाँ से 180, तो ये दोनों क्या 180 सेम आ गया। अब ये सेम आ गया, मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों 180 हो रहे हैं। तो कौन सी दो लाइन पैरेलल होगी, ये वाली कि ये दो वाली, ये वाली ना, नहीं तो टमाटर मारूंगा। देखो पैरेलल का मतलब साथ चलने वाले, देखो ये दोनों हमें सेम मिले ना, ये दोनों सेम मिले, मतलब ये लाइन कैसी है, पैरेलल, ऊपर नीचे, ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। देयरफॉर एम एन लाइन, एम लाइन सेगमेंट एम एन पैरेलल होगी किससे, के एल से। समझ में आया, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे ध्यान, आपको गिवन ये है कि ए बी पैरेलल है डी सी से, मतलब ये दो लाइन कैसी है, ये दो लाइन पैरेलल है। वापिस यही याद करो, अगर ये दो याद है, अगर ये दो लाइन पैरेलल है, मतलब ये दो एंगल कितने होंगे मिलके 180 बनाएंगे। आपको इसमें मेजर एंगल सी फाइंड करना।
आपको बोला है कि ये दो लाइन कैसी है, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो यहाँ से एंगल मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी, मेजर एंगल हटा दो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 180 बिकॉज क्या है ये एडजेसेंट अंकल। ठीक है, चलो बी कितना है 120 प्लस सी इज इक्वल टू, उधर चला जाएगा तो देखो ये सब आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा एंगल सारे पहले पता कर लेना। ये डायग्राम वाला मैंने बोला है वहां से आप देख लेना, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। स्टार्टिंग में ही है 10 मिनट का है, ये आराम से हो जाएंगे अगर वो पता होगा तो, नहीं तो फिर ढूंढते रह जाओगे क्या है भाई। पैरेलल लाइन होगा तो सम 180 मिलेगा, अगर 180 है तो लाइन पैरेलल होगी एक दूसरे से उल्टा। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान, अब यहाँ पे खास ध्यान देना, आपको बोला है कि पी एस और क्यू आर ये दो लाइन कैसी है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको ये क्वेश्चन में गिवन है, सब बोलता हूँ आपको एंगल एस और एंगल पी फाइंड करना है। ठीक है, अब और पहली बात पैरेलल लाइन पे ही सी बनता है, तो देखो एक सी तो कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, और ये दो लाइन पैरेलल है तो ये दो मिलके कितने होंगे 180 होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एंगल एस और एस तो आपको डब्बा दिया मतलब कितने, आर आपको डब्बा दिया मतलब कितने का है 90 का है, 180 माइनस 90, तो एंगल एस कितना मिला 90। क्लियर, ये मिल गया आपको 90। अब मैं पी कैसे फाइंड करूं, दो पैरेलल लाइन होती है तो सी बनता ही है, कौन सा, देखो मेरी बात सुनो, ये दो लाइन कैसी है पैरेलल है, ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ देखना, ये है और ऐसा आपको गिवन है, मतलब ये लाइन मान लो ऐसे आ रही है, अब ये दो लाइन पैरेलल है मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, तो यहाँ पे भी एक उल्टा सी बन रहा है ना, सेम यही बन रहा है। देखो अगर मैं इसको रफ कर दूं तो वही बनेगा, है ना, तो ये भी, ये दोनों का सम कितना होगा 180। तो एंगल पी एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये क्या है एडजेसेंट है। तो पी कितना हमें फाइंड करना है, क्यू हमें गिवन कितना है 130, उसको उधर ले जाओ तो 180 माइनस 130 और एंगल पी इज इक्वल्स टू, रोम्बस की प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, ठीक है, वापस बता देता हूँ, सुन लेना अच्छे से। चारों साइड सेम होती है, ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल होती है, दूसरा एंगल ऑपोजिट इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते बट डायगोनल इक्वली कट होते हैं, समझ में आया। चलो तो अब यहाँ पे एक्स और वाई और जेड आपको फाइंड करना है। जेड कहाँ है भाई, ये माफ कर, मैं गलती हो गई पूछ के, अच्छा आर और आई के बीच में नहीं बोलना, ये आर आई जो साइड है वही जेड है, ये जेड है, और ये कितना गिवन है 13, बस इतना ही गिवन है। चलो अब सबसे पहले तो अगर ई आर जो है, ई आर आर आई दोनों सेम होंगे, क्यों सेम होंगे, ये एक रोम्बस है। अब ये जो ई आर है तो एक ट्रायंगल बना दूंगा मार के, ये 13 है, ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये 13 होगी, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इन रोम्बस लिख देना, ठीक है। चलो जेड तो मिल गया, तो यहां से लिख दो z इज इक्वल्स टू, पहला मिल गया। आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पे ध्यान देना, ई ओ जो है वो इक्वल होगा आई क्यू, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट इक्वली, तो ये 5, और यहाँ पे ऐसे लिखना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट,
ठीक है, डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट होता है, बीच में से कट करता है। तो ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, ये 10 होगा तो ये भी 10। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू, दोनों डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बीच में से कट करते हैं। तो सेम उसी तरह से भी ओ आर इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू 12, क्योंकि ये भी क्या है, डायगोनल। तो यहाँ से y भी कितना मिलेगा, चलो x फाइंड करना है, x फाइंड करना है आपको। कौन सी साइड गिवन है क्वेश्चन में, कि ओ टी और ओ आर आपको गिवन है, यहां पे ध्यान देना। अब पैरेलल रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, आर ई एन टी रेक्टेंगल है, प्रॉपर्टी बोलो। मेरे को अभी तक आंसर नहीं मिला, और बोलो। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अच्छा वो छोड़ो, डायगोनल्स आर इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। ई और टी इक्वल होगा किससे, ई टी इक्वल होगा आर और एन से, इज इक्वल्स टू आर एन, क्योंकि ये क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल। बाइसेक्ट कहाँ हुआ है, क्रॉस। तो मैंने क्रॉस वाला पार्ट थोड़ी लिया है, पूरे लिए है ना। मैं तो क्रॉस तब करूंगा जब मैं छोटे छोटे पार्ट लूंगा, तब लिखूंगा कि बाइसेक्ट। अब मैंने पूरा सेम लिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये आधे आधे पार्ट में इक्वली डिवाइड होते हैं। अब हमको गिवन क्या है, ये वाला पार्ट गिवन है। पहले ई एन ई टी देखते, ई टी, ई और टी में हमें ये वाला पार्ट गिवन है, ये वाला पार्ट गिवन है, मतलब वो वाला हमें चाहिए। तो जो चाहिए वो लिख दो कि जो ओ टी है, ओ टी है वो उस ई का कितना पार्ट है, हाफ पार्ट है। ये पूरे डायगोनल का ये जो ओ टी है वो कितना पार्ट है, आधा पार्ट है। तो यहां से 1/2 ऑफ ई टी, ठीक है, ई टी का ये क्या है, आधा पार्ट। तो जो ओ टी है मेरा इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई टी, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं यहाँ पे, बाइसेक्ट, आधे आधे कट करते हैं ना इक्वली। तो ये ओ टी इस पूरे में से आधा होगा। ये 2 को यहाँ पे भेज दो, ये 2 को क्या कर दूं, तो ये 2 ओ टी इज इक्वल्स टू, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो सॉरी इधर डिवाइड में था, इधर आया तो 2 ओ टी इज इक्वल टू 1 इंटू ई टी कितना होता है, ई टी होना। ये समझ में आया। सेम उसी तरह से आर एन, देखो जो आर एन है उसमें हमको गिवन क्या है, आर ओ। तो जो आर ओ है वो उस पूरे पार्ट का, ये पूरे का आधा है, हाफ ऑफ आर एन, क्योंकि ये भी क्या है, डायगोनल्स। ठीक है, सेम उसी तरह इसको भी यहाँ पे भेज देते, तो ये 2 आर ओ इज इक्वल्स टू, ये समझ में आया, ये समझ में आया। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको दे देते 1, जो हमें चाहिए, इसको दे दो 2 और इसको दे दो 3। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये ई टी और आर एन दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं ये दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, के पुट, मैं समझा रहा हूं, पुट 3 and 2 in 1। 1 कहां पे है हमारा, ये रहा। अब ई एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी ई टी की जगह क्या लिख सकता हूं, 2 ओ टी लिख सकता हूं। तो इसके जगह पे मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 ओ टी इज इक्वल्स टू 2 आर ओ लिख सकते हैं। चलो 2 ठीक है, ये समझ में आया। ये 2, कोई भी 2 आप ये मल्टीप्लाई में उधर भेज दो डिवाइड में, या तो वो मल्टीप्लाई वाला इधर लेके आ जाओ डिवाइड में, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे खाली सिंपल क्या बचा, ओ टी। ठीक है, ओ टी आपको गिवन है, ओ टी गिवन है, क्या है ओ टी, 3x + 1 इज इक्वल टू आर ओ गिवन है। अब बोलो जो है कि ये मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो फिर मैं मारो पकड़ो, x को साथ में ले लो और कांस्टेंट को साथ में ले लेते। यहाँ पे 3x है, उसको यहाँ पे रहने दो,
इधर आएगा तो माइनस 2x इज इक्वल्स टू 4 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा और x ही फाइंड करना था, हो गया। हाँ समझाता हूँ, देखो इसमें लॉजिक क्या लगाना है, देखो लॉजिक क्या लगाना है सुनना, हमें आधे आधे डायगोनल गिवन है, पूरे नहीं गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए कि सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को ये बता रहा हूँ कि भाई इसमें आधे छोड़ो, पूरे डायगोनल सेम होते हैं, पूरे डायगोनल सेम होते हैं। अब इसको मैंने साइड में रख दिया। अब जो मेरे को वैल्यू गिवन है आधे की ना, तो पहले मेरे को आधा इक्वल बताना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला कि जो ये OT है वो आधा है किसका, ET का आधा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया OT इज इक्वल टू हाफ इंटू ET। अब हमको खाली ET चाहिए, इधर रखना है वैल्यू, ये 2 को क्या करना पड़ेगा, कहीं ठिकाना लगाना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ से ये क्या है डिवाइड में, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई, और 1 के साथ तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई वही रहने वाला है, बस आधा पार्ट मिल गया। अब दूसरे डायगोनल की बात, किसकी, RN हमें पूरा नहीं गिवन है, हमें आधा गिवन है। तो हमें पता है कि जो RN है वो आधा है किसका, RO आधा है किसका, RN का। बोलते जा रहे मेरे साथ साथ, ठीक है। वापस हमें RN चाहिए, 2 को क्या करना पड़ेगा, ये समझ में आया कि अब ये 2 को भी क्या कर दिया, उधर भेज दिया, तो यहाँ पे हमें RN की वैल्यू मिल गई। अब हमें पता है कि दोनों क्या होते हैं, इक्वल। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, दो स्टूडेंट के पास 10-10 रुपए है, मैं दोनों के हाफ हाफ ले लूंगा तो भी उनके पास इक्वल ही रहेगा, समझना। दोनों के पास मान लो 100 रुपया है, मैंने दोनों से हाफ हाफ ले लिया, दोनों के पास कितने बचे, तभी भी वो इक्वल ही होंगे, समझ में आया। तो यहाँ पे ये दिखाने के लिए मैंने क्या बोला कि पहले ये पूरे सेम थे तो ये आधे भी क्या होंगे, सेम ही होंगे, 2 और 2 कट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा जो मैंने 2 और 3 फाइंड किया इसको मैंने इसमें पुट कर दिया कि ET के जगह में क्या लिख सकता हूँ 2OT और RN के जगह 2RO, 2 और 2 कैंसिल हो गए यहाँ से, तो OT इज इक्वल टू RO। मतलब अभी हमने क्या प्रूव किया, इसका पार्ट और इसका पार्ट भी दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ से अब सेम है तो वैल्यू तो हमको गिवन है। अब आप चाहे तो ये भी ले सकते थे, बट यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन है, क्या लेके कोई मतलब ही नहीं है। आप यहाँ पे ON लिख दोगे फिर आगे क्या करोगे, वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया OT इज इक्वल टू RO, ठीक है। वैल्यू दोनों की गिवन थी, पुट कर दी, x वाले को साथ x वाले के साथ भेज दिया, 1 1 के साथ भेज दिया और कैंसिलेशन करके मतलब प्लस माइनस करके आंसर आ गया। चलो यहाँ पे ध्यान, एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट वन, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन दे रीड कर, और रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, मेरे सभी रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं, मेरे रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं। देखो मैंने आपको जो पहला ये आएगा, दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मैंने सीक्वेंस लिख दिया। सबसे लास्ट ट्रेपेजियम, उसके बाद पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, हाँ रेक्टेंगल और स्क्वायर। अब आपको ये पूछा है क्या मेरे सभी जो रेक्टेंगल है वो इसकी जगह ले सकते हैं, नहीं, रेक्टेंगल इसकी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि रेक्टेंगल को सारे साइड इक्वल करने पड़ेंगे इसके लिए, क्या उसके है, नहीं, समझ में आया। उल्टा नहीं जा सकता, ऐसे जा सकते हो आप, ऐसे नहीं जा सकते, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। आगे ध्रुवी, यहाँ पे ध्यान, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, यस है ना, रोम्बस तो हो सकता है, ऐसे जा रहा है, यस ट्रू। विदिता, हाँ ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल, दोनों उस साइड जा, यस स्क्वायर सब हो सकता है, उसके पास इतनी ताकत है कि सबकी जगह ले सकता है वो, ठीक है। हाँ ठीक है, मैंने स्कूल में ये भी बोला था कि स्क्वायर सबके पप्पा होते हैं, ठीक है, ये उसके बच्चे हैं सब, चलो तो पप्पा में तो सब बच्चों के गुण होते हैं ना, चलो तो ये क्या होगा, ट्रू। चलो नेक्स्ट, ऑल, देखो पहले तो हम क्वेश्चन सुनते हैं, नॉट हटा दो, क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, और राइट होता है, बट उसने क्या बोला है कि नहीं हो सकते हैं, क्या सही है, नहीं हो सकते हैं सभी, एरो उस साइड ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, उल्टा, ये एक बच गया था, ऑल काइट्स आर
कहाँ काइट की पैरेलल लाइन ही नहीं होती है, तो फॉल्स। नेक्स्ट, हाँ हाँ बोल, जल्दी बोल। All rhombuses are kite. ऑल Rhombus are kite. ऑल रोम्बस आर काइट। चेक करो रोम्बस की काइट की प्रॉपर्टी चेक करो पहले तो। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस में होती है। उधर से हो, उधर नहीं, इधर चेक करने बोला, तुरंत छापना चालू कर देते हो। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट साइड सेम होती है, रोम्बस में है ना, है। इसमें काइट बोलता है बाजू बाजू वाले भाई मेरी साइड सेम है, रोम्बस क्या बोलता है? मेरी तो चारों साइड है, ताकत हुई तो जा। ठीक है, अब ये क्या बोलता है? मेरे डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, ये बोलता है परपेंडिकुलर भी होते हैं, बाइसेक्टर भी होते हैं। ठीक है, तो रोम्बस काइट की जगह ले सकता है, यस ले सकता है, ट्रू। नेक्स्ट, और पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या बोलता है? मेरी दो लाइन पे। वो क्या बोलता है? आजा तू, तेरे को अभी है ना, ट्रू। चल, और स्क्वायर आर, अरे ये तो पप्पा है, पप्पा के आगे कौन पीट सकता है ना? हाँ स्क्वायर वो निकल गया, ये समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ पे ध्यान, नेमिंग के ड्रॉ करना है। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, आइडेंटिफाई मतलब नाम लिखना है। यहाँ पे ध्यान, 4 साइड्स और इक्वल लेंथ, नाम बोलो फटाफट। स्क्वायर, रोम्बस, बुद्धि चलाओ, चारों साइड इक्वल लेंथ, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, है, यस, है, आगे है, नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसके चारों एंगल क्या होते हैं? राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री वाले। 90 सीधा है ना, ये तो थोड़ा है ना, वो मैंने बोला ना टेढ़े मेढ़े थोड़े, ये अच्छे करके सीधे ही है, वो थोड़े भटक जाते हैं कभी कभी, और कभी नहीं हमेशा ही भटके रहते हैं, तभी टेढ़े रहते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री उसमें फॉर्म नहीं होंगे, 90 डिग्री किसमें? स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही फॉर्म होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या है थर्ड वन में? हाउ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। ट्रू और फॉल्स नहीं एक्सप्लेन करना है। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज, हाँ इट, बिकॉज स्क्वायर हैव 4 साइड। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल यानी क्या होता है? स्क्वायर की होती है, यस, बिकॉज स्क्वायर हैव 4 साइड्स। नेक्स्ट, स्क्वायर को पैरेललोग्राम फॉर्म करना है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लिख दो, क्या? बिकॉज स्क्वायर हैव ऑपोजिट साइड एंड एंगल्स आर इक्वल एंड, और दूसरा क्या लिखे? नहीं, ऑपोजिट, बिकॉज स्क्वायर हैव ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, और हाँ एंगल्स ऑपोजिट सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, वो तो रोम्बस में भी होते हैं। और एक बोलो, पैरेलल हो गया, और डायगोनल बाइसेक्ट, हाँ डायगोनल्स आर बाइसेक्ट एंड, और बस इतना लिख दो, बहुत हो गया। ठीक है, और चाहिए तुम अलग से भी लिख सकते हो, क्या? ऑपोजिट लाइन्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एंगल्स आर पैरेलल ऑपोजिट। ठीक है, और डायगोनल्स आर बाइसेक्ट। चलो थर्ड, रोम्बस बिकॉज स्क्वायर हैव all sides are equal, एंगल नहीं आएगा, मारूंगा, and diagonals are perpendicular bisect each other। मतलब कि उसमें परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्ट भी होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, चलो रेक्टेंगल, because square have all angles are
all angles are right angle and opposite sides are equal। देखो आप पहला इसमें खाली पहला लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 90 और किसी में नहीं होता है, खाली किस में होता है, तो आप खाली इसमें लिखोगे चलेगा, बिकॉज स्क्वायर है ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, और किसी में होता। या तो राइट एंगल नहीं लिख रहे हो तो ये भी लिख सकते हो ऑल एंगल्स आर इक्वल। ओके चलो यहाँ पे ध्यान दो, आपको क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन फोर्थ, चलो ले बेट नेम द क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are bisect to each other। बोलो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस। और किसी में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट यानी बीच में से काटना। दूसरा आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, देखो दोनों आया साथ में, स्क्वायर और हाँ अगर परपेंडिकुलर का बोला है तो स्क्वायर और रोम्बस दोनों, बाइसेक्ट का बोला है तो बाकी सब, और दोनों साथ में बोला है तो भी ये दोनों ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि काइट में परपेंडिकुलर होता है बट बाइसेक्ट नहीं होता है। पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में बाइसेक्ट होता है बट परपेंडिकुलर नहीं होता है। दोनों किस में होता है वो पूछा है, मैं अभी बोलता हूँ दोनों किस में होगा, जिसकी चारों साइड इक्वल होगी वो होगा। चारों साइड इसमें इक्वल होती है रोम्बस और स्क्वायर में, तो इसमें ही होगी ये दोनों प्रॉपर्टी। चलो डायगोनल्स आर इक्वल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है, वो दोनों में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है ना, क्योंकि अगर मैं रोम्बस ऐसे बना लूं तो ये तो छोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब कॉन्वेक्स यानी क्या होता था, कॉन्वेक्स, कॉनकेव नहीं, केव यानी अंदर की साइड होना, ठीक है, तो ऐसा होना, मतलब यहाँ पे क्या लिखा, ऑल ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180, मतलब सारे कैसे है 180 से कम है, ठीक है, और सब कैसे है 90, एंड बोथ ऑफ डायगोनल्स लाइज एंटर विद इन द सेम इंटीरियर। अगर मैं इसको अगर ऐसे बनाऊं, एक रेक्टेंगल को ऐसे बनाऊं, ठीक है, अब यहां से अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा बाहर के साइड ऐसा बनेगा ना, कॉन्वेक्स इंटीरियर एंगल सारे कैसे है 180 से छोटे। अब 180 यानी क्या होता है सीधा, अब उसे छोटे मतलब ऐसे कव होंगे, ठीक है, ये कव हो रहा है यहाँ से ऐसे, अगर दूसरा भी 180 से छोटा है मतलब ये भी कैसा होगा, ऐसा कव होगा। समझ में आ रहा है, अगर 180 होता तो ये सीधा सीधा जाता, बट 180 से कम है, तो मान लो ये मैंने एक कम बना लिया, ये भी कम मैंने बना लिया, तो ऐसे बन रहा है। और ये अंदर की साइड है क्या, ये अंदर की साइड है, कहीं से, कहाँ से अंदर की साइड, अरे कहीं से अंदर की साइड है क्या, ये उल्टा बाहर है ऐसे, देखो बाहर है ऐसा। और कौन केव तो कैसा होता था पता है ना, ऐसा अंदर की साइड, या कैसा होता था, ये ऐसा दिख रहा है, ये उल्टा बाहर दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या है कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन आपको लिख देनी है, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन क्या बोला है, मेरे को क्वेश्चन दे, बुक दे दे। चलो पहले तो फिगर देख लो सब लोग, बीच में रखो, बीच में फटाफट देखो, एक डायग्राम गिवन है आपको 6th वन में बाजू में, है ना। अब जो उसमें डॉटेड लाइन है ना, देखो डॉटेड लाइन है ना, वो खाली आपको समझने के लिए दिया, आपको खाली ट्राइंगल दिया है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट ऑफ द राइट एंगल। मतलब जहां पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, जहां पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है उसके ऑपोजिट साइड पे एक मिड पॉइंट दे दिया है O। मतलब राइट एंगल की साइड सामने कौन सी साइड होती है, साइड कौन सी होती है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पे मिड पॉइंट दे दिया है कितना, एक O नाम का, ठीक है। अब एक्सप्लेन व्हाई O इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A B एंड C। मतलब इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब A B और C से इक्वल डिस्टेंस पे वो आपको बताना। तो यहाँ पे क्या लिखा, बिकॉज इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा क्योंकि 90 के सामने बोला, विच इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कमफरेंस और सर्कम सर्कल एक ही होता है, पूरा जो सर्कल होगा उसका। अब मान लो ये क्या हाइपोटेनियस है, अगर मैं ऐसा एक सर्कल बना लूं तो ये उसका क्या हो गया, ये उसका डायमीटर हो गया, ठीक है। अब
अगर इस डायमीटर से देखो ये क्या है, सेंटर से निकल के जो सर्कमफेरेंस के सर्कल के एकदम टच तक जाता है उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको डायमीटर बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं। और एक सर्कल के रेडियस कहीं से भी आप मेजर करो क्या मिलेंगे हमें, सेम होते हैं, है ना। तो देखो यहां से ये बी कितना है, मान लो कोई भी एक्स मान लेते हैं, ये सी कितना है, वो भी सेंटर से जाके कहां तक बाउंड्री पे टच हो रहा है, तो वो भी एक रेडियस है। यहाँ से ए तक जा रहा है तो ये भी क्या है, रेडियस है। और एक सर्कल में सारे रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ए बी सी आर लाइज ऑन द सर्कल विद द सेंटर ओ। ठीक है।